यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 211। वे बदमाश हैं। सार्थक को वास्तव में संदेह था कि स्टोन फॉरेस्ट स्ट्रेंज लैंड की मुहर के बिना ये स्टोन स्पिरिट टर्टल बहुत पहले किसी और का अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट बन गया होता। इस समय उसने खुद को हवा में काफी ऊपर लटका हुआ पाया और वह थोड़ा सा चौंक गया, यहाँ तक कि कमजोर आवाज में पूछने में भी कामयाब रहा, क्या अब मैं सो सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और का अनुबंधित आत्मा जानवर हूँ? सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हर कुछ दिनों में लड़ाई के लिए घसीट कर ले जाऊंगा। क्या तुम डरते हो? स्टोन स्पिरिट टर्टल, कोई बात नहीं, मैं किसी और का स्पिरिट बीस्ट नहीं बनना चाहता। पास ही खड़ा रचित अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बड़े कछुए, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर पकड़े गए तो फिर कभी चैन से सो नहीं पाओगे। इसलिए सार्थक की बात मानो और सोने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ लो। स्टोन स्पिरिट टर्टल ने शिकायत की, ये कहाँ छिपा है? मैं पहले बिल्कुल ठीक से सो रहा था, ये सब उसकी गलती है। सार्थक ने मुंह खुला रखकर अपनी ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, तो अंत में मैं ही बुरा आदमी हूं। सार्थक ने उदास चेहरे से कहा, कछुए चाचा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। देखिए, मैंने इस बार आपकी जान बचा ली, लेकिन कुछ दिनों में हमारे जाने के बाद आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। टकराना। तभी कई मछुआरे नावें समुद्र में गिर पड़ीं। पानी में डूबे स्टोन स्पिरिट टर्टल ने शायद जरूरत से ज्यादा बल लगाकर अपना शरीर घुमाया और एक मछुआरे की नाव पलट गई। बाकी दो मछली पकड़ने वाली नावें पलटी नहीं, लेकिन हवा में उछल गईं। नाव पर सवार दोनों लोगों ने बिना किसी झिझक के अपनी जंजीरें काट दी और भाग गए। वे महान मछुआरे थे, लेकिन स्टोन स्पिरिट टर्टल का स्तर 40 से ऊपर था, वे उसे हरा नहीं सकते थे। आकाश से गिरे जहाज की बात करें तो वह अब काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसमें मूल रूप से लगभग 1 दर्जन लोग सवार थे, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ लोग पानी में गिर गए और ऊपर नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 लोग लापता हैं। उसी क्षण लोगों का समूह क्षतिग्रस्त जहाज को संभालते हुए सार्थक और उसके आदमियों की ओर बढ़ रहा था। छोटी मछली, तुम आज यहीं रहोगी। सार्थक, दादा कछुआ, देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा ये उग्र स्वभाव अब तक भड़क उठा होता और इन्हें गिरा देता। हालांकि स्टोन स्पिरिट टर्टल ने आलस्य से उत्तर दिया, मैं थक गया हूं, मैं हिलना नहीं चाहता। सार्थक जी अवाक रह गया, तुम काय, मैंने तुम्हें व्यर्थ ही बचाया, मैं तुमसे लड़ने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। श्याम ने आह भरी और दाव से कहा, छोड़ो इसे, लड़ाई तो अनुभव का हिस्सा है। भविष्य में हमें फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चलो लड़कर देखते हैं। वहां शांतनु, जो अब तक काफी शांत था, अचानक अपनी छड़ी उठाकर 10 मीटर ऊंची लहर खड़ी कर दी और जोर से हंसते हुए बोला, अरे नहीं, आज मैं तुम्हें उग्र समुद्र की 7 लहरें दिखाऊंगा। इस समय शांतनु ओरा ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जो उसके पीछे की लहरों द्वारा आगे की ओर धकेला जा रहा है। श्याम, सब लोग अपनी अपनी चाल चले। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पानी से सरसराहट की आवाज के साथ लताएं निकली और लताओं की चाबुक ने आसानी से दूसरी नाव को जकड़ लिया। नोट, पहले कंट्रोलर को बंद करें। दूसरी तरफ से किसी ने चिल्लाया। उसी समय कम से कम 4 लोग मछली पकड़ने वाली नाव से उतरे। एक व्यक्ति पानी में कूद गया और जैसे ही वह बाहर निकला, एक लंबा भाला सीधे श्याम की ओर चला दिया गया। रिंकू ने अपने कवच के बक्से पर एक थपकी दी और दाव हंसते हुए बोला, सोल बीस्ट, ये तो बस एक कबाड़ का टुकड़ा है। ये सब खत्म हो गया। कवच के डिब्बे से एक लंबी तलवार निकली और 7-8 मीटर लंबी ब्लेड की छाया में बदल गई। रिंकू, ध्यान से देखो, यह मेरी नई महारत हासिल की हुई युद्ध कला है। मैं इसे उन्मादी वार का नाम देने जा रही हूँ। सार्थक ने होठों को चटकाते हुए कहा, असंस्कारी होना कितना बुरा है। ये नाम इतना भद्दा है कि इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उसने बात पूरी की, सार्थक नाव से नीचे उतरा और उसका पैर शून्य लोक पर पड़ा और उसके बगल से 3 नीले रंग की समुद्री तैरती ड्रैगन तलवारें निकलीं। बैंगनी बांस की छड़ी नष्ट हो गई, लेकिन मछली पकड़ने वाली छड़ें नहीं टूटी। सार्थक ने एक हाथ में छड़ी पकड़ी, जिसका कांटा सांप की तरह हिल रहा था, और पलक झपकते ही उसे फेंक दिया। तीनों ने बाईं ओर से हमला किया, लेकिन सार्थक ने उन सभी को रोक दिया। उनमें से एक ने तो सीधे आगे बढ़कर नीले सागर में तैरते ड्रैगन की कृपाण का सामना करने की कोशिश भी की।
लेकिन वह लापरवाह था। जैसे ही नीले सागर में तैरते ड्रैगन की कृपाण उसके सामने प्रकट हुई, उसकी कवच ढाल और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर भेद गए और उसकी छाती में वार हो गया। ये देखकर बाकी दोनों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन सार्थक की मछली पकड़ने वाली छड़ी पहले ही पहुंच चुकी थी और उनमें से एक के पैर में फंस गई। कुछ ही कदमों में सार्थक उसके करीब पहुंच गया, उसका शरीर हवा में उछला और उसने आसानी से प्रतिद्वंद्वी द्वारा फेंके गए दर्जनों हड्डी के नुकीले टुकड़ों से खुद को बचा लिया। पफ! सार्थक ने उस आदमी की छाती में चाकू भोंकते हुए दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आत्मरक्षा के लिए शायद सोल बीस्ट बोनफिश तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन एक गुप्त हथियार के रूप में तुम इसके लायक नहीं हो। सब खत्म हो गया। सार्थक ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी को पानी में गिरा दिया। दूसरा आदमी पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था। आखिर ये किशोर इतने ताकतवर क्यों थे? दूसरी ओर रचित, जिसके पास ब्लिंक क्षमता है, का हमला और भी सरल है। एक ब्लिंक के बाद भारी मात्रा में क्षति पहुंचाना और वह आखिरी ग्रेट एंगलर को मार गिराता है। तभी शांतनु दूसरी मछली पकड़ने वाली नाव के करीब पहुंचा, उसकी आंखों में चमक आए और उसने आत्मा का हमला किया, जिससे नाव पर सवार एक व्यक्ति अचेत हो गया। टकराना, वह आदमी खून की उल्टी करते हुए हवा में उछल गया। अगर उसके बगल में मौजूद दो महान मछुआरे आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट का इस्तेमाल न करते तो उसकी लगभग निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। जब शांतनु एक बार फिर लहरों पर सवार हुआ, तब तक शाम की लताओं ने दसियों मीटर लंबी एक विशाल लता बुन ली थी। थप्पड़ थप्पड़, लताएं चाबुक की तरह लगातार प्रहार करती रहीं और दुश्मन की मछली पकड़ने वाली नाव के डेक को चकनाचूर कर दिया। तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया, लेकिन तुरंत ही शांतनु ने अपने उग्र सागर के साथ गुना मुके से हमला कर दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। रचित को पता ही नहीं चला कि दाव किसी के पीछे से चुपके से आ गया था। उसने दाव की पीठ पर चाकू से वार किया और पलक झपकते ही चाकू निकाल लिया। सार्थक, जो संयोग से वहीं से गुजर रहा था, ने ये सब देखा और वह बुरी तरह डर गया। सौभाग्य से वह शारीरिक रूप से मजबूत था, वरना कौन जानता है कि वह लड़की दाव को कितनी बार चाकू मार देती। उनके सामने खड़े महान मछुआरों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, बिल्कुल सही संयोजन। उग्र समुद्र की 7 लहरें, ये हैं ठग लेजेंड्स। उस आदमी के बोलते ही रिंकू की तलवारों और लपटों का सैलाब उमड़ पड़ा। पल भर में दर्जनों वर्ग मीटर में फैला वह इलाका विशाल लताओं, तलवारों, उग्र लहरों और एक दूसरे को चाकू मारते लोगों से भर गया। इन लोगों ने तूफानों का सामना किया था और उनका मुकाबला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन संपर्क में आते ही वे तुरंत कुचल गए। चटक, धमाका, मछली पकड़ने वाली नाव चकनाचूर हो गई। कुछ ही पलों में 1 दर्जन से अधिक लोगों का समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिन 2 मछली पकड़ने वाली नावों ने शुरू में सहायता प्रदान करने का इरादा किया था, वे अब बस भाग गईं। खेल खेलने की क्या जरूरत है? ये बंदा तो ठग लीजेंड है। एजियोरसी एरिना में लगातार 100 गेम जीतने का रिकॉर्ड रखता है। एक ऐसा धुरंधर जिसने 3 ग्रेट एकेडमीज की टॉप 100 टीमों को हरा दिया। हमारे ग्रुप के ज्यादातर लोग तो शुरुआती लेवल के हैं। ग्रेट एंगलर, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम उसे हरा नहीं सकते। श्याम ने दाव से चिल्लाकर कहा, श्याओ चान, उसे मत मारो। रचित प्रकट हुआ, उसने 2 बार अपना खंजर लहराया और उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे एलिमेंट्री को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महान मछुआरे, बस उन्हें उनकी औकात दिखा दो। यह मत सोचो कि उनकी संख्या अधिक होने से तुम शक्तिशाली हो गए हो। जब सार्थक ने देखा कि उसके पास हिलने डुलने की कोई जगह नहीं है, तो वह मछली पकड़ने वाली नाव पर लौट आया और नाव के अगले हिस्से पर झुककर पत्थर के कछुए को देखने लगा। दाओ, दादा कछुआ, हम आपको सोने के लिए जगह ढूंढने ले चलते हैं, क्या आप आना चाहेंगे? स्टोन स्पिरिट टर्टल, दूर। अगर ये दूर है तो सार्थक का स्वागत नहीं है। दाओ, क्या तुम फिर से आकाश में घसीटे जाना चाहते हो? तुम्हें हर कुछ दिनों में लड़ाई के लिए घसीटा जाएगा। ये हजारों मील तैरने से कहीं ज्यादा थकाने वाला है। स्टोन स्पिरिट टर्टल ने कुछ देर गंभीरता से सोचा, फिर अंत में बेबसी से बोला, ठीक है। इंसान, क्या तुम मुझे खींच सकते हो? सार्थक, सब लोग। अंततः सार्थक मान गया। उसे जंजीरों में बांधकर समूह फायर क्लाउड गुफा की ओर चल पड़ा। सार्थक और उसके आदमियों के जाते ही ब्लैक रिवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य तुरंत इकट्ठा हो गए। वे राहत के भाव से भरी आखिरी 2 मछली पकड़ने वाली नावों पर चढ़ गए। 6 लोग मर गए। वापस लौटने पर हम ये सब कैसे समझाएंगे? किसी ने बुदबुदाते हुए कहा, हम इसे कैसे समझाएंगे? बस कह दो कि हमारा सामना ठग लीजेंड से हुआ। हम जिंदा वापस आ गए तो किस्मत ही होगी।
यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये चौथी अकादमी का प्रतिभाशाली छात्र है। वाणिज्य मंडल को इस झंझट को सुझाने दो। पुओयुन गुफा प्रवेश द्वार। अब यहाँ कोई खजाना नहीं है। हालांकि यहाँ किसी प्रकार की भूमिगत आग जल रही है, लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन प्रवेश द्वार के बाहर की गुफा वास्तव में बेहद खूबसूरत है, जिसमें छोटी मछलियां और झींगे, मूंगे और सीपियां हर तरह के रंग हैं जो वाकई मनमोहक हैं। सार्थक, दादा कछुआ, आप यहाँ सो सकते हैं। आपने एक बार हमारी मदद की थी और हमने आपका एहसान चुका दिया है। मैं, सार्थक, कभी किसी कछुए का एहसानमंद नहीं होता। स्टोन स्पिरिट टर्टल तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मैं थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। आप लोग जाए, मैं सोने जा रहा हूँ। रचित क्रोधित होकर चिल्लाया, बड़े कछुए, तुम इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो? अगर हम न होते तो अब तक तुम एक अनुबंधित आत्मा राक्षस बन चुके होते। क्या तुम हमें धन्यवाद भी नहीं दोगे? श्याम, जियो-चान, रचित क्यों हूँ? हम, बिल्कुल सही। स्टोन स्पिरिट टर्टल इतना नींद में था कि उसकी आंखें लगभग सिकुड़ी हुई थीं और शायद उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। इसलिए उसने खुद को झटका दिया और उसके खोल की दरार से एक काला पत्थर गिर पड़ा। ये कैसा रहेगा? रचित अचंभित रह गया। यह क्या है? एक टूटा हुआ पत्थर। पत्थर की आत्मा कछुआ, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं छोटा था तो इसे मेरे खोल में किसने रखा था। वे इसे लेने कभी नहीं आए। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे किसी ने दी है, इसलिए मैं इसे केवल आपको ही दे सकता हूँ। सार्थक आगे बढ़ा और कछुए के खोल पर थपथपाते हुए बोला, ठीक है दादा कछुए, सो जाओ। शियाओ चांद तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। जब वह बोल रहा था तभी सार्थक पत्थर उठाने के लिए आगे बढ़ा और सोचने लगा, क्या किसी और ने तुम्हें ये पत्थर दिया है? मुझे शक है। अध्याय 212 ईश्वर के अद्भुत उपयोग से चौंका देने वाला आरेख। स्टोन स्पिरिट टर्टल जल्दी ही सो गया। सार्थक और उसके साथियों को इसकी आदत हो चुकी थी। अब तक उन्होंने जितने भी प्यारे प्यारे मूर्ख जीव देखे थे, उनमें से दो सबसे प्यारे थे, एक पत्थर का केकड़ा और एक पत्थर का कछुआ। दोनों का नाम पत्थर की आत्मा ही था। एक अपना सिर रेत में गाड़ रहा था और दूसरा दिन भर सोता ही रहता था। मछली पकड़ने वाली नाव पर रचित ने अपने खंजर से पत्थर को खोला और उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा पाया। रिंकू ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कोई खजाना मिल गया हो? शांतनु ने संदेह से पूछा, ये सही नहीं हो सकता, है ना? क्या दादा कछुए ने यह नहीं कहा था कि जब वह बच्चा था तो किसी ने उसे उसके खोल में ठूंस दिया था? जब वह बच्चा था, वो तो सदियों पहले की बात है, शायद हजारों साल पहले। श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, उस समय स्टोन स्पिरिट टर्टल बहुत कमजोर था और शायद कोई खजाना नहीं था। सार्थक, बस इसे खोलकर देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। क्लिक करें। सार्थक के बोलते ही रचित ने डिब्बा खोला और उसके अंदर मछली की त्वचा का चित्र था। तुरंत ही सार्थक और शांतनु ने रिंकू को एक तरफ खींच लिया और एक साथ चिल्लाए, खजाने का नक्शा। रिंकू निर्दोष है। आखिर वो इन दोनों लड़कों के साथ सहपाठी क्यों बनी, जो खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है? वो इनसे पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। रचित भी चौंक गया और फिर उसने नक्शा फैला दिया। सभी लोग असमंजस में थे, ये जगह कहाँ थी? रचित ने सोचा, ये द्वितीय स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र तो नहीं है ना? इसमें द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र के कोई खतरे तो नहीं है। श्याम, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना कम से कम इसे लटका हुआ द्वीप तो कहा ही जाना चाहिए। सार्थक ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही, यहाँ तो कोई निलंबित द्वीप भी नहीं है, जिसका मतलब है कि यह निलंबित द्वीप क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि यह निलंबित द्वीप क्षेत्र नहीं है, इसलिए ये द्वितीय स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र भी नहीं है, और निश्चित रूप से यह प्रथम स्तर का मछली पकड़ने का क्षेत्र भी नहीं हो सकता। शांतनु और सार्थक ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा, तीसरे स्तर का मछली पकड़ने का मैदान। जैसे ही वे दोनों उत्साहित होने लगे, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, ये थर्ड लेवल फिशिंग ग्राउंड नहीं है। अध्यापक। कुछ देर बाद सभी ने मुड़कर देखा तो विनीता को डेक पर खड़ा देखकर चौंक गए। सार्थक शर्मिंदा था। ऐसा लग रहा था कि रचित अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छिपकर बातें करता था। आखिर ये लोग हमेशा छुपकर बातें क्यों सुनते थे? विनीता ने दाव के कथन की पुष्टि करते हुए कहा, ये तृतीय स्तरीय मत्स्य पालन क्षेत्र नहीं है। इस मछली की खाल के चित्र को देखकर लगता है कि यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। मानचित्र पर पहाड़ों को देखते हुए मानचित्र का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 मील से अधिक नहीं है, और यह सामान्य मत्स्य पालन क्षेत्र से भी छोटा होना चाहिए।
शांतनु, गुरुजी, क्या इसे ढूंढना संभव है? विनीता ने एक पल सोचा, आप लोग इसे खुद ही ढूंढ लो। रचित, तो फिर आप नीचे क्यों आए? विनीता एक पल के लिए रुकी और बोली, जिज्ञासापूर्ण। इतना कहकर विनीता पलक झपकते ही उड़ गई। शून्य लोक में एक आवाज गूंजी, धिक्कार है। तुम लोगों को मछली पकड़ने का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए, हर समय खजाने के बारे में सोचना बंद करो। खजाने हर जगह हैं, एक दिन तुम सब उन्हें पा लोगे, बस अभी तुम्हारे पास उन्हें पाने की क्षमता नहीं है। सब लोग, क्योंकि किसी को भी खजाने के नक्शे में दर्शाई गई जगह का पता नहीं था, इसलिए सबका उत्साह जल्दी ही फीका पड़ गया। रचित ने डिब्बा सार्थक के हाथों में फेंकते हुए कहा, इसे एक समुद्री शंख में रख दो। सार्थक अवाक रह गया, तो अब मैं नौकर बन गया हूं और ये सब कुछ मुझ पर ही थोप देते हैं। रिंकू ने दाव पर हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि समुद्र को निगलने वाला शंख सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए? क्यों न तुम हम सबके लिए एक एक ले लो? सार्थक, हे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सुरक्षित है। ... अगले कुछ दिनों तक हर कोई सचमुच मछली पकड़ने में लगा रहा। हालांकि वे चारा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सीधे शब्दों में कहें तो वे मछली पकड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। सार्थक सिर्फ एक दिन ही टिक पाया और फिर देख पर लेटकर गहरी नींद सो गया, जिससे रिंकू को बहुत ईर्ष्या हुई। दरअसल सार्थक ईश्वरीय आश्चर्य की आकृति का अध्ययन कर रहा था। वह आकृति उसके मन में एकदम स्पष्ट रूप से अंकित थी। हालांकि सार्थक को दाव की आकृति का सटीक उद्देश्य नहीं पता था, लेकिन ये तथ्य कि इसके लिए 100 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, ये दर्शाता था कि दाव संभवतः असाधारण था। ये अविनाशी शरीर के बराबर था, निश्चित रूप से उससे कमतर नहीं। लगभग 1 महीने बाद श्याम और रिंकू दोनों को मानसिक बोध प्राप्त हुआ। सार्थक की बात करें तो वह लगभग पूरे महीने सोता रहा, सिवाय खाने के समय के। इस समय तक नाव पर गर्मागर्म खाना पकाने का बर्तन तैयार हो चुका था। वहीं रिंकू और उसके 3 साथी सार्थक को देख रहे थे और आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। रिंकू, क्या उसे कछुए के जीन मिल गए हैं? आजकल तो वह बस खाता पीता और सोता ही रहता है। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका वजन फिर से बढ़ जाएगा। शांतनु ने अनुमान लगाया, वह उस दृश्य के बारे में सोच रहा होगा। मैं भी आजकल इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी समझ का दायरा बढ़ गया है, ये पहले से ही 1 मीटर तक पहुँच गया है। रचित ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आपको उस तस्वीर के बारे में और सोचना चाहिए। हर बार जब मैं उस बड़ी मछली को देखता हूँ तो मुझे वह अद्भुत लगती है, चाहे मैंने उसे कितनी ही बार क्यों न देखा हो। श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सिर्फ इसके बारे में सोचना ही काफी है? मेरी इंद्रियां अभी 2 फीट दूर भी नहीं पहुंची हैं। रिंकू, मैं भी इसे पार नहीं कर पाई। सार्थक सोच में डूबा हुआ था। लगभग 20 दिन पहले जब वह सोने लगा तो इसका कारण ये था कि उसने कुछ खोज लिया था। जब भी वह अपनी आंखें बंद करके ईश्वर भयभीत आरेख की कल्पना करने की कोशिश करता तो वह उसे स्पष्ट रूप से देख पाता था। लेकिन जब भी वह अपनी आंखें खोलता और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो उसे याद ही नहीं आता था कि ईश्वर भयभीत आरेख कैसा दिखता था। पिछले 1 महीने से वह इस चित्र को याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसने कई तरीके आजमाए हैं, जैसे नकल करना, रेखाओं का विश्लेषण करना और आध्यात्मिक ऊर्जा चित्रण विधि। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई कारगर नहीं हुआ। अंततः उसे पता चला कि वह चौंकाने वाला आरेख विघटित हो चुका था। पहले तो उसने उसे 100 टुकड़ों में बांटा, लेकिन 5 दिन बाद भी वह एक टुकड़ा भी याद नहीं कर पाया। इसलिए उसने उस चौंकाने वाले आरेख को 1000 टुकड़ों में बांटा और अब जाकर उसे एक टुकड़ा याद करने में इतना समय लग गया है। ईश्वर के इस चौंका देने वाले चित्र के अंश को कम मत समझिए। जब सार्थक ने अपना हुक फेंका तो उसकी मानसिक बोध क्षमता 5 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई। इस अभूतपूर्व घटना ने उसे पूरी तरह से चकित कर दिया। यह मात्र एक छोटा सा चित्र था, फिर भी इसने उसकी बोध क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, यह न केवल पानी के अंदर बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए, अभी सार्थक इन चारों लड़कों को अपनी ओर घूरते हुए देख सकता है। रिंकू को कभी कभी गर्मागर्म बर्तन की ओर देखते हुए देख सकता है। श्याम को उस पर भौहें चढ़ाते हुए देख सकता है। शांतनु को मछली पर फूंक मारते हुए देख सकता है और रचित को खोया हुआ देख सकता है। रगड़ना। सार्थक अचानक उठ बैठा, जिससे वे चारों चौंक गए। शांतनु ने चिंता से दाव से पूछा, फे, क्या तुम ठीक हो? तुम आजकल ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हो।
सार्थक ने अपना सिर घुमाया, करवट बदली और गर्मागर्म बर्तन के सामने बैठ गया और पूछा, क्या हुआ? क्या इसलिए कि मेरा वजन कम हो गया है और आपको दबाव महसूस हो रहा है? शांतनु ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं दबाव में हूं। भला मुझ पर किस तरह का दबाव हो सकता है? क्या तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो या मुझसे लंबे हो? सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ही, तुम लड़ना चाहते हो, है ना? सार्थक ने बिना किसी झिझक के मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालते हुए सहजता से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। स्मारक पर आपने जो दृश्य देखा, उसके बारे में सोचने और हर एक पहलू का विश्लेषण करने के लिए कुछ समय लें। श्याम ने तुरंत पूछा, क्या इससे धारणा में सुधार हो सकता है? सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। रचित, तुम्हारे सुधार में कितना सुधार हुआ? सार्थक ने अपनी मछली खाते हुए अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को समुद्र में फेंक दिया, लगभग 10 मीटर। फुफकार, पफ, खांसी खांसी। रिंकू ने अपने मुंह में ठूसी हुई मछली का मांस थूक दिया और आश्चर्यचकित होकर सार्थक की ओर देखने लगा। दाओ, कितने? रिंकू ही नहीं, बल्कि सभी लोग दंग रह गए। वे अभी भी कुछ ही फीट, ज्यादा से ज्यादा आधा मीटर की दूरी पर थे। तभी सार्थक अचानक 10 मीटर की छलांग लगा बैठा, जिससे वे सचमुच चौंक गए। रचित ने सार्थक को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या तुम निश्चित हो? सार्थक ने अजीब सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, अगर मैंने 50 मीटर कहा तो क्या वे मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे? सार्थक, खाओ खाओ, हम खाते हुए बातें कर सकते हैं। शांतनु चिल्लाया, ये तो घोर अन्याय है। क्या तुम शैतान हो? रचित बुदबुदाया, मैं सिर्फ 3 मीटर लंबा क्यों हूं? नहीं, मुझे कल भी सोना है। रिंकू ने पलकें झपकाईं, मैं तुम दोनों में से किसी से भी बात नहीं करना चाहती। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सार्थक हंसते हुए बोला, वैसे हम सब ने अब टेलीपैथी सीख ली है। बस कुछ समय की बात है जब हम इसे और विकसित कर लेंगे। किसी के पास पानी के अंदर के जंगल के बारे में कोई विचार है? रिंकू, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने खाना खा लिया है और अब सोना चाहती हूँ। श्याम, दाओ, सार्थक, अब तुम्हारी बारी है पहरा देने की। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा, मुझे पहरा देने दो। हाँ हाँ। अध्याय 213 लकड़ी की मछली। रात में समुद्र शांत था, लेकिन लहरें हमेशा की तरह उठ रही थीं और समुद्र का हिलना डुलना सामान्य था। समुद्र में रहने वाले लोगों के लिए जीवन और समुद्र में कोई खास अंतर नहीं था। सार्थक अकेले मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर मछली पकड़ रहा था, जबकि बाकी चारों सो रहे थे। सार्थक की लगभग 10 मीटर दूर की टिप्पणी ने उन्हें चौंका दिया। खाना खत्म करने के बाद समूह उस विशाल स्मारक पर देखी गई छवियों को देखने के लिए उत्सुक था। सार्थक ऊब गया था। उसने एक मछली पकड़ी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली और उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। उसने एक स्क्विड पकड़ी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली और उसे भी समुद्र में फेंक दिया। उसे न जाने कितनी बार दाव ने मछली पकड़ी और फेंकी और फिर से पकड़ी। क्या मुझे पहले मछली पकड़ने वाली नाव से गहरे समुद्र के जंगल में जाना चाहिए? सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये लोग जाने से मना कर देते हैं तो वो उन्हें चुपके से साथ ले जाएगा। आखिर सब वहां पहुंच ही गए तो नीचे आने से मना कैसे कर सकते थे? बिना देर किए सार्थक ने मछली पकड़ने वाली नाव को हवा में उठाया और सीधे गहरे समुद्र के जंगल की ओर चल पड़ा। पीछे से विनीता, इससे मेरे जिगर में दर्द हो रहा है। ये बच्चा हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। आखिरकार 1 महीने के लिए शांत हुआ और अब फिर से मुसीबत खड़ी करने जा रहा है। लेकिन विनीता भी हैरान थी, आखिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? क्या सार्थक और बाकी लोग जो दृश्य देख रहे थे वो सच थे? सिर्फ 1 महीने में 10 मीटर की मानसिक गति, ये गति वाकई चौंका देने वाली है। उस समय तो उसने मछुआरा बनने और उस जगह जाने के बाद ही इस क्षमता को जल्दी से हासिल किया था, लेकिन अब इन किशोरों ने इसे सिर्फ 2 महीनों में ही हासिल कर लिया था। खासकर सार्थक और रचित, उनकी गति तो वाकई अद्भुत थी। गहरे समुद्र का जंगल विशाल प्रवाल भित्तियों जितना बड़ा नहीं है, ये लगभग 300 मील तक ही फैला हुआ है। सार्थक जैसे ही किनारे पर उतरा, उसने सतह पर तैरते हुए समुद्री शैवाल के बड़े बड़े गुच्छे देखे, साथ ही कुछ साधारण मछलियां भी देखी जो शैवाल में उलझकर मर गई थीं। यहाँ शैवाल की प्रचुरता के कारण शैवाल की ऊपरी परत समुद्री घोंघों से ढकी हुई है। समुद्री घोंघों के अलावा कई प्रकार के घोंघे इधर उधर रेंग रहे हैं, जिनमें बड़े आकार के शंख काफी आम हैं, और शैवाल के बीच हथेली के आकार के कुछ छोटे केकड़े छिपे हुए हैं।
सार्थक ने लापरवाही से अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी से समुद्री शैवाल को कुरेदा और पाया कि वास्तव में उस पर पानी के नीचे से लताएं उग रही थीं। लताओं की मोटाई अलग अलग थी। पतली लताएं ज्यादातर समुद्री घोंघों से ढकी हुई थीं, जबकि मोटी लताओं में कई सीपियां, हर्मिट केकड़े और बड़े समुद्री घोंघे थे। दूसरों को शायद पता हो कि दाव सार्थक मछली पकड़ने वाली नाव को कहीं ले गए थे, लेकिन कोई उठा नहीं। वैसे भी सार्थक के रात की पहरेदारी में होने पर उनकी मंजिल उनकी अपनी साधना से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या थी। सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली, समुद्री शैवाल में एक अपेक्षाकृत अच्छी जगह ढूंढी और अपना कांटा फेंका। मछली पकड़ने का कांटा डालने के बाद सार्थक अवाक रह गया। पानी में लताएं उलझी हुई थीं और उसे एक एक करके उनसे बचने के लिए टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाने पड़ रहे थे। मछली पकड़ने की कठिनाई 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। जल्द ही मछली पकड़ने का कांटा समुद्र तल में 300 मीटर की गहराई तक डूब गया और सार्थक को पानी के नीचे का जंगल धुंधला सा दिखाई देने लगा। ये वास्तव में जंगल नहीं है, क्योंकि इसमें ऊंचे सीधे खड़े पेड़ों की कतारें नहीं हैं। इसके बजाय इसमें कई विशाल विचित्र आकार के पेड़ हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं। इनमें से कुछ पेड़ पत्तों से रहित हैं, जबकि अन्य विलो के समान कोमल शाखाओं और टहनियों से ढके हुए हैं। सार्थक पेड़ के अंदर और गहराई में चला गया, फिर अचानक आश्चर्य से बोला, क्या पेड़ों में मछलियां रहती हैं? सार्थक उत्सुक था। उसने देखा कि कुछ मछलियां पेड़ों के तनों से लटकी हुई थीं और कुछ शाखाओं से। इस बीच ये मछलियां कभी कभी बाहर निकलकर कुछ प्लवक खा लेती थीं। अद्भुत, हमने एक को पकड़ लिया। मछली पकड़ने का कांटा पलक झपकते ही चमक उठा और तैरती हुई मछली को खाने के लिए बाहर आ रही एक छोटी मछली उसमें फंस गई। वह बड़ी नहीं थी, बस 1 फुट से थोड़ी ही लंबी थी। बस। हालांकि मछली के कांटे में फंसते ही सार्थक ने हमेशा की तरह उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह ऐसा नहीं कर सका। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। पास ही अनगिनत शाखाएं कांटे की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। करीब से देखने पर सार्थक ये देखकर दंग रह गया कि ये मछलियां वास्तव में पेड़ों पर रह रही थीं। उनके शरीर वास्तव में शाखाओं से जुड़े हुए थे। सार्थक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, पेड़ों पर मछलियां उगना, यह तो सचमुच दुनिया का एक अजूबा है। यह उतना ही बेतुका है जितना कि जमीन में मछलियां उगाना। सार्थक ने जोर से झटका दिया और हुक पर लगी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय हो गई, जिससे मछली को जोड़ने वाली शाखा तुरंत टूट गई। शाखा टूटने के बाद सार्थक ने तुरंत हुक को वापस नहीं खींचा, बल्कि उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी में तैरने के लिए नियंत्रित किया, ये देखने के लिए कि शाखाओं का क्या होता है। सार्थक को आश्चर्य हुआ जब वह लड़खड़ाते और बचते हुए पेड़ों पर लटकी मछलियों ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यह एक बार फिर सार्थक की समझ से परे था। तुम मछलियां हो, मेंढक नहीं। मेंढकों की जीभ भी इतनी लंबी नहीं होती। सार्थक झट से वहां से हट गया। वे जीभें दसियों मीटर लंबी थीं, जिन्हें देखकर सार्थक को मतली होने लगी। क्या सच में तुम्हारे पेट जीभों से भरे हुए हैं? उसी क्षण सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली डोर तेजी से खींच ली और मछली को अपने पीछे दूर फेंक दिया। कुछ ही क्षण बाद जैसे ही मछली पानी की सतह पर आई, सार्थक ने अपना चाकू चलाया। लगभग उसी समय मछली ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जिसे सार्थक ने एक ही झटके में काट दिया। थप्पड़ थप्पड़। सार्थक ने एक हाथ से मछली पकड़ी और डेटा प्रदर्शित हो गया। नाम लकड़ी की मछली। परिचय एक प्रकार की मछली जो समुद्री विलो वृक्षों पर रहती है और उनके साथ सहजीवी संबंध रखती है। यह अजीबोगरीब आवाजें निकालकर जीवों को आकर्षित करती है और फिर उनका शिकार करती है। रैंक स्तर 21। गुणवत्ता औसत मृत्यु के निकट। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 219 अंक। उपभोग के प्रभाव उपभोग के लिए नहीं। संग्रहणीय कोई नहीं। अवशोषक। सार्थक को ये सब अविश्वसनीय लगा। पेड़ से अलग होते ही मछली तुरंत मौत के करीब पहुंच गई। क्या मछली सचेत थी या समुद्री विलो का पेड़? क्या मछली स्वयं शिकार कर रही थी या समुद्री विलो का पेड़ उसे नियंत्रित कर रहा था? सार्थक ने लकड़ी की मछली को देखा, जिसका शरीर सचमुच लकड़ी की तरह सख्त था। उसमें लचीलेपन की कमी थी, बिल्कुल एक खिलौने की तरह। कुकू ता। सार्थक ने लकड़ी की मछली की आवाज सुनी, जो कुछ हद तक कोयल की आवाज जैसी थी, बस थोड़ी दबी हुई थी। अरे, ये तो किस तरह की मछली है? जब रचित की आवाज अचानक उसके कानों तक पहुंची तो सार्थक के हाथ से लकड़ी की मछली लगभग गिर ही गई। तुमने मुझे इतना डरा दिया। क्या तुम किसी पंथ के अनुयायी नहीं हो? अचानक उठ क्यों गए? रचित ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सार्थक के हाथ में मौजूद दांव मछली को घूरते हुए बोला, ये किस तरह की मछली है? ये तो आवाज भी निकाल सकती है।
जब वह बोल रहा था, रचित ने लकड़ी की मछली उठा ली। जैसे ही रचित ने उसे अपने हाथों में लिया, वह आश्चर्यचकित होकर बोला, ये लकड़ी का बना है। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लकड़ी की मछलियां जो पेड़ों पर उगती हैं। रचित, सार्थक, हम गहरे समुद्र के जंगल के ऊपर हैं। मैंने अभी अभी कुछ मछली पकड़ी और मुझे लकड़ी की बनी एक मछली मिली। रचित ने सार्थक को धूर्त भाव से देखा, तो जब हम सो रहे थे, तुम मछली पकड़ने वाली नाव लेकर गहरे समुद्र के जंगल में चले गए। सार्थक ने मानो अनसुना करते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि यह जगह जादुई है। तुम्हें पता है, दाओ, समुद्र तल पर मौजूद पेड़ इसी तरह की मछलियों से ढके हुए हैं। रचित ने दाव का उपहास उड़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ? शायद मछली ऐसी ही होती है। हजारों दुनियाएं चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। ये तो बस एक लकड़ी की मछली है, इसमें बड़ी बात क्या है? सार्थक, हाँ हाँ, तुम तो इसे इतना आसान बना देते हो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि लकड़ी की मछली के अलावा उन पेड़ों को पार करना मुश्किल है? गहरे समुद्र में 300-400 मीटर की गहराई पर प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगर पेड़ उग भी जाएं, तो भला जंगल कैसे बनेगा? आप किस प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करेंगे? रचित ने मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाए। मैं कोशिश करूंगा। रचित सार्थक द्वारा बताए गए समुद्री विलोव वृक्ष के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मछलियों से भरा पेड़ कैसा दिखेगा। कुछ देर बाद रचित ने सिर हिलाते हुए कहा, हम नीचे नहीं जा सकते। रास्ते में बहुत सारी समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल की लताएं हैं। सार्थक ने एक पल सोचा, चलो कहीं और चलते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों एक ऐसी जगह पर चले गए जहां अपेक्षाकृत कम समुद्री शैवाल थे। अपनी अपनी लाइनें बोलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को कुछ हैरानी से देखा। रचित, क्या तुमने अभी मछलियों का झुंड देखा? सार्थक, नहीं। इस बार सार्थक और रचित ने मछलियों के कई झुंड देखे, लेकिन उनमें से अधिकतर सामान्य प्रजातियां थीं। ये मछलियां आदर्श रूप से सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों में पाई जानी चाहिए, फिर भी वे यहां बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थीं। सार्थक ने क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपनी सर्पनुमा तकनीक का इस्तेमाल किया और पाया कि यहाँ जैव विविधता पिछली जगह की तुलना में कहीं अधिक थी। यहाँ सैकड़ों मीटर ऊंची लाल, हरी और पीली रंग की समुद्री शैवाल की लताएं थीं, वास्तव में विविधता का एक अद्भुत नजारा। पानी के नीचे भी समुद्री शैवाल के कई घोंसले और समुद्री एनीमोन की कॉलोनियां मौजूद थीं। समुद्री शैवाल के घोंसले पर सार्थक ने कई समुद्री अर्चिन देखे जो आधा मीटर लंबे थे और उनके काले शरीर कांटों से ढके हुए थे। भूत, रचित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से लार क्यों टपक रही है? सार्थक, हास्यपूर्ण हंसी की आवाज, एक मिनट रुको, मुझे कुछ अच्छा मिला है। सार्थक ने मछली पकड़ने के कांटे को बड़ी कुशलता से चलाया और पलक झपकते ही एक समुद्री अर्चिन को फंसा लिया। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह जीव बच निकलेगा। समुद्री अर्चिन समुद्र में बहुत डरपोक जीव होते हैं और बिल्कुल भी तेज नहीं दौड़ सकते। शैवाल से भरपूर क्षेत्रों में एक सामान्य छोटा समुद्री अर्चिन ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर प्रतिदिन चल पाता है। भोजन की कमी होने पर वह एक दिन में केवल कुछ सेंटीमीटर ही चल पाता है। पुकारें। जैसे ही समुद्री अर्चिन कांटे में फंसा, वह फड़फड़ा उठा और उसके कांटे दर्जनों मीटर दूर तक फैल गए। सार्थक ने होठों को चटकाते हुए कहा, अगर तुम इतने काबिल हो तो सैकड़ों मीटर तक स्प्रे करो और मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। इससे पहले कि सार्थक उसे ऊपर खींच पाता, उसने देखा कि निकले हुए कांटे मानो धागों से जुड़े हों, वास्तव में उसी रास्ते से समुद्री अर्चिन में वापस लौट रहे थे। सार्थक हक्का बक्का रह गया, ये सब क्या हो रहा है? अध्याय 214, आपको 1 महीने तक खाना बनाकर दंडित करना। सार्थक बनाम रचित दाव, जागो मोटे आदमी को। रचित द्वारा रिंकू को उठाने के बाद वह लड़का पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। क्या हुआ? ढाल 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 निकालो। पूरी तरह से अचंभित दिख रहे रिंकू ने अपनी ढाल निकाली और दाव से पूछा, क्या हुआ? क्या दुश्मन है? सार्थक, मुझे कुछ अच्छा मिला। तुम इसे श्योबाई के लिए भी रोक सकते हो, ये चीज थोड़ी पेचीदा है। रिंकू असमंजस में दिख रहा था। उसने अपनी ढाल से बचाव करते हुए दाव से पूछा, ढाल की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा भौतिक शरीर इसे रोक नहीं सकता? सार्थक हंसते हुए बोला, तुम इसे रोक सकते हो, लेकिन मैं चुभना नहीं चाहता। क्या तुम बेवकूफ हो? सार्थक के खिंचाव से पानी से एक काली हड्डियों से बनी वस्तु निकली। निकलते ही स्टील की कीलों से ढका उसका शरीर खूश की आवाज के साथ फट गया। आओ, जिस किसी ने भी मुझे चाकू मारा, जिसने भी।
शांतनु डंकों से उछल पड़ा। उसके दोनों नितंबों पर एक एक कांटा था और एक उसकी पीठ पर। रिंकू ने अपना मुंह ढक लिया। अरे नहीं, मैं उसके लिए मुंह ढकना भूल गई। शांतनु की आध्यात्मिक ऊर्जा में एक झटका लगा जिससे नुकीले कांटे दूर जा गिरे और उसने शर्म और आक्रोश से भरे भाव से अपने नितंबों को पकड़ लिया। जैसे ही वह कुछ अपशब्द कहने वाला था, उसने देखा कि काले रंग के दो और नुकीले कांटे उसकी ओर आ रहे हैं और उसने तुरंत उन्हें रोकने के लिए अपनी छड़ी उठाई, जिससे कई खड़खड़ाहट की आवाजें आईं। इसी क्षण नीले समुद्र में तैरते हुए ड्रैगन कृपान की तरह सार्थक प्रकट हुआ और सार्थक ने काले कांटों को जोड़ने वाले सभी धागों को काट डाला। जब सार्थक ने एक काली गेंद का जिक्र किया तो शांतनु गुस्से में दौड़ते हुए बोला, तुम सबके पास तो रोकने के लिए ढाले हैं, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं? उसी क्षण श्याम पूरी तरह से अचंभित होकर जाग उठा। उसने सबसे पहले काले कांटों से भरी एक नाव और एक काली गेंद देखी जिसे सार्थक ले जा रहा था। श्याम, क्या हुआ? क्या हम पर हमला हुआ था? सार्थक ने दांव पर हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चीजें मिल गईं। लगभग भोर हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया और नाश्ता बना लिया। सभी। रिंकू हंसी, तो इसलिए तुमने मुझे जगाया? ठीक है, ठीक है, भविष्य में मुझे ऐसा कुछ भी सिखाना। शांतनु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तो फिर मेरे पास ढाल क्यों नहीं है? सार्थक और रिंकू भूल गए। शांतनु। श्याम आगे बढ़ा, एक कांटा उठाया और आश्चर्य से बोला, यह कांटा तो बहुत सख्त है, यह क्या है? सार्थक, समुद्री अर्चिन। रिंकू को दाव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या ये चीज खाने लायक है? साधारण मछली पकड़ने के मैदान में ऐसी ही एक चीज मिलती है, वह बहुत कांटेदार होती है। सार्थक ने चिढ़कर कहा, हमें सती बातों से परे जाकर सार को समझना होगा। बस कांटा निकाल दो, बस हो गया, है ना? सार्थक के प्रचंड उद्गार के बाद सभी ने खेती में रुचि खो दी, लेकिन शांतनु ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ये जगह कहाँ है? यहाँ इतनी सारी समुद्री शैवाल क्यों है? श्याम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सार्थक, क्या तुम अपनी मछली पकड़ने वाली नाव को गहरे समुद्र के जंगल में लाए हो? सार्थक मुस्कुराया और दाव ने कहा, क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये जगह अद्भुत है। यहाँ तक कि एक प्रकार की मछली भी है जो पेड़ों पर रहती है। बस इतना ही। सार्थक ने सबके सामने लकड़ी की मछली को लात मार दी। लकड़ी की मछली को पकड़े हुए रिंकू ने कहा, ये सख्त है। नहीं, ये लचीली है। वाह, यह मछली सचमुच लकड़ी की बनी है। श्याम ने उत्सुकता से लकड़ी की मछली उठाए और कहा, रुको, इस मछली में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है, लेकिन वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या इसमें कोई खास क्षमता है? सार्थक ने एक पल सोचा, यह मछली अपनी जीभ बाहर निकाल सकती है, यह इसे 10 मीटर से भी अधिक दूर तक बाहर निकाल सकती है, और बड़ी मछलियां शायद इसे दर्जनों मीटर तक बाहर निकाल सकती हैं। जब सार्थक ने इस लकड़ी की मछली को पकड़ा तो उसने एक ही झटके में उसकी जीभ काट दी। इसलिए उसे नहीं पता कि इस लकड़ी की मछली की जीभ में क्या विशेषताएं थीं। शांतनु ने उत्सुकता से दाव से पूछा, लकड़ी की मछलियों से ढके पेड़ कैसे दिखते हैं? इन विचित्र चीजों में अक्सर खजाने छिपे होते हैं। सार्थक, मैं दाव को नहीं जानता, मैंने पूरी घटना नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खजाना होने की कोई खास संभावना है। रचित, क्यों? सार्थक के अपने तर्क थे। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में समुद्री शैवाल प्रचुर मात्रा में होते हैं, वहां ऑक्सीजन का स्तर अन्य स्थानों की तुलना में 40 से 50 गुना अधिक होता है। इसलिए यहाँ जैव विविधता अत्यंत विविध है। निश्चित रूप से वहां अनगिनत अन्य प्रजातियां भी मौजूद हैं। चूंकि इतने सारे जीव यहाँ जीवित रह सकते हैं, इसलिए कोई भी खजाना तो इन जीवों द्वारा बहुत पहले ही खा लिया गया होता। ऐसे में किसी मानव समूह के पास बचने का कोई मौका कैसे हो सकता है? सार्थक, देखो, वहां नीचे कितने सारे जीव हैं, कुछ तो सचमुच अनमोल खजाने हैं। क्या अब हमारी बारी आएगी? शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। अगर यह सचमुच वैसा ही होता जैसा आप कह रहे हैं, तो गहरे समुद्र के जंगल को दूसरे सबसे खतरनाक द्वितीय स्तरीय मछली पकड़ने के क्षेत्र के रूप में क्यों माना जाता है? सार्थक मुस्कुराया, दाव के बारे में जानना चाहते हो? नीचे जाओ और खुद देख लो। उद्धरण चिन्ह। श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। आप लोग अपना खाना बनाएं, बाकी सब लोग कल्टीवेट करते रहिए। मुझे लगता है कि मेरी देखने समझने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई है।
रिंकू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद वह दृश्य हमारी धारणा को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था। शांतनु, हे तो मैं सोता रहूंगा। अरे मजाक करना बंद करो, कम से कम मुझे पहले से बता तो देना चाहिए था। पलक झपकते ही वे तीनों सो गए, केवल रचित ही उत्सुकता से समुद्री अर्चिन के बगल में बैठा रह गया। सार्थक ने अप्रत्याशित रूप से कहा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? रचित ने अपनी उंगली से समुद्री अर्चिन को छेड़ा, मुझे अब और नींद नहीं आ रही है। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि नीचे क्या है। बेशक मुझे इस समुद्री अर्चिन के बारे में भी जानने की उत्सुकता है। सार्थक हंसते हुए बोला, सही कहा ना। मैं आपको बता दूं, ये चीज अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, सचमुच एक विशेष व्यंजन है। सुबह सुशी का एक बड़ा कटोरा परोसे जाने के बाद सार्थक ने उसे देखा और हल्की सी आह भरी। ये दुख की बात है कि कुछ सामग्रियां गायब हैं, अन्यथा ये बहुत स्वादिष्ट होता। सुशी में चावल नहीं थे और वसाबी भी नहीं थी, सलाद भी नहीं था। सौभाग्य से सार्थक ने एक मछली पकड़ी, उसके अंडे निकाले और रचित से समुद्री शैवाल को सुखाकर अनोरी शीट बनवाई। केकड़े का मांस, केकड़े के अंडे, खीरे के टुकड़े और साथ में सिरका मिलाकर यह एकदम लाजवाब बन गया। ओम। सार्थक सुशी को देख रहा था, शुरू में अपनी रचना की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन फिर उसका भाव कुछ आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि डेटा की एक श्रृंखला ने उसका ध्यान आकर्षित किया। नाम समुद्री अर्चिन सुशी। परिचय, ये भोजन कई बेहतरीन सामग्रियों से बना है, जिसमें नाजुक बनावट और भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो इसे एक दुर्लभ खोज बनाती है। रैंक स्तर 20। गुणवत्ता दुर्लभ, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 282 अंक। सेवन के प्रभाव, यह 1 घंटे के लिए तृप्ति प्रदान करता है और अस्थायी रूप से क्यूई रक्त ऊर्जा को बढ़ाता है। सार्थक ने इस तरह का डेटा पहले भी देखा था, वह हमेशा अपने लिए खाना बनाता था और उसने पहले भी कई बार ऐसा डेटा देखा था। ये बस भूख मिटाने और स्वाद को संतुष्ट करने का एक तरीका था, लेकिन इस तरह की दुर्लभता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर हम अनेक सामग्रियों की बात करें तो हॉट पॉट की सामग्रियां सचमुच असंख्य हैं, लेकिन एक हॉट पॉट जिसमें सब कुछ एक साथ मिलाया जाता है केवल सामान्य स्तर का परिणाम देता है। उच्च श्रेणी का, यहाँ तक कि द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदानों में मिलने वाले स्क्विड हॉटपॉट भी सामान्य स्तर के ही होते हैं, लेकिन इस बार इसने रहस्यमय श्रेणी को छोड़ दिया और सीधे आध्यात्मिक श्रेणी तक पहुंच गया। इसके अलावा इसका एक ऐसा प्रभाव भी है जो क्यूई के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे सार्थक पूरी तरह से अचंभित रह जाता है। उसी क्षण सार्थक को बूढ़े जियान की कही हुई एक बात याद आई, तुम रसोइया बन सकते हो। सार्थक ने तब जवाब दिया, मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ, मैं रसोइया नहीं बनने वाला। बाद में सिरका बनाते समय बूढ़े जियांग ने उससे बड़ी सहजता से कहा कि प्राणी जितना शक्तिशाली होगा, उसे खाने के बाद उसका असर उतना ही ज्यादा होगा। उस समय सार्थक ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्या खाने से कोई ताकतवर हो सकता है? लेकिन अब उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या पता यह ऊर्जा बढ़ाने वाली वंश परंपरा स्थायी हो जाए। अभी तो ये सिर्फ दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान का खाना था, और वो भी साधारण खाना। सार्थक दिवास्वप्न देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसे कुछ वाकई उन्नत सामग्रियां मिल जाएं, तो क्या उसे स्थायी शक्ति मिल सकती है, जैसे कि चीरक संवर्धन, शारीरिक शक्ति संवर्धन। ये सब कल्टीवेट से कहीं बेहतर है। रचित ने सार्थक के सामने हाथ लहराया, सार्थक सार्थक। सार्थक चौंक गया, अरे क्या हुआ? रचित, इनमें से कुछ चीजें कच्ची हैं, पकी हुई नहीं हैं। सार्थक हंसते हुए बोला, कुछ चीजों को पकाना पड़ता है, कुछ को नहीं। देखो, इसे सिरके में डुबो दो। बोलते बोलते सार्थक ने सुशी का एक टुकड़ा उठाया, उसे सिरके में डुबोया और मुंह में डाल लिया। खाते समय उसकी आंखें मानो सिकुड़ी हुई थीं। सच में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर समुद्री भोजन वाकई लाजवाब होता है, ये बेहद स्वादिष्ट। अचानक रिंकू उठ बैठी, मुझे सिरके की गंध आ रही है। उद्धरण चिन्ह। रचित ने उपहास करते हुए कहा, फूडी। शांतनु और श्याम को जगाने के बाद समूह ने एक एक करके सुशी खाना शुरू किया। रिंकू ने अचानक कहा, अरे क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे? मैं आपकी अद्भुत पाक कला कैसे सीख सकती हूँ? सार्थक अचानक रहस्यमय अंदाज में बोले, नवाचार। भोजन के 3 आवश्यक तत्व हैं, देखने में अच्छा होना, स्वाद में अच्छा होना और स्वाद से भरपूर होना। जब इन तीनों का मेल होता है तो यह निश्चित रूप से एक बेहतरीन उत्पाद बन जाता है। रिंकू प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था। वह लंबे समय से सार्थक की रचनात्मक तकनीकें सीखना चाहता था, लेकिन वह सीख नहीं पा रहा था।
हर बार जब सार्थक कोई नया व्यंजन बनाता था तो उसे एहसास होता था कि भोजन को भोजन के साथ इस तरह से जोड़ा जा सकता है। एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई और विनीता मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गई। पांचों लोगों के आश्चर्य के बीच उसने सुशी का एक टुकड़ा उठाया, उसे सिरके में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। विनीता ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, सार्थक, तुम्हें सजा के तौर पर 1 महीने के लिए खाना बनाना पड़ेगा। सार्थक, अध्याय 215 अद्भुत समुद्री पारिस्थितिकी। विनीता के अचानक प्रकट होने से सब चौंक गए। क्या योजना यह नहीं थी कि सभी अपना प्रशिक्षण जारी रख सकें? वह तो बस छुपकर सब देख रही थी, उसके अचानक प्रकट होने का क्या मतलब था? सार्थक ने दाव की चापलूसी करते हुए कहा, गुरुजी, हम गहरे समुद्र के जंगल तक पहुंच चुके हैं। नीचे जाकर एक नजर न डालना सही नहीं होगा, है ना? शांतनु ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही गुरुजी, हम तो यहाँ आ ही चुके हैं, आप हमें अब वापस तो नहीं भेजेंगे, है ना? सुशी खा रही विनीता ने दोनों की बात खत्म होने तक इंतजार किया और फिर धीरे से कहा, इसलिए मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए खाना बनाने का काम देकर सजा दी है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गहरे समुद्र के जंगल में वास्तव में कोई खजाना नहीं है। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, शिक्षक, आप वहां नीचे गए थे? विनीता ने चिढ़कर कहा, अगर तुम नीचे जाना चाहते हो तो जाओ, मुझसे मत पूछो। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नीचे जाऊंगी। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। स्मैक। फिर सार्थक और शांतनु ने हाई फाइव किया और काम हो गया। ये देखकर विनीता ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन फिर उसे वह समय याद आया जब वह खुद इस अद्भुत जलमग्न दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक थी। दरअसल तीनों शिक्षकों ने पहले ही इस बारे में चर्चा कर ली थी। अगर सार्थक और बाकी लोग सचमुच समुद्र में जाना चाहते थे तो वे उन्हें जाने देंगे। जैसा कि सार्थक ने कहा था, चूंकि वे यहाँ आ ही चुके हैं तो उन्हें सबक सिखा देना ही बेहतर होगा। विनीता का वादा मिलने पर श्याम और अन्य सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक क्षण बाद सार्थक, फैटी, याद रखना कि किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहना। पानी के नीचे बहुत अधिक समुद्री शैवाल है और तल पर समुद्री शैवाल की एक लंबी परत है। जैसे ही आपको उलझने के कोई संकेत दिखें तुरंत हमला करें। रिंकू ने अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पौधे खतरनाक हैं। समूह पानी में कूद गया। सार्थक और रिंकू ने चाकू लहराते हुए समुद्री शैवाल और बड़े बड़े काय को अलग किया। वे अभी मुश्किल से 10 मीटर ही आगे बढ़े थे कि मछलियों और समुद्री शैवाल का एक झुंड उनकी ओर झपटा। यह अपेक्षित था और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। रिंकू की तलवार के एक ही झटके में उनके चारों ओर का समुद्री शैवाल चकनाचूर हो गया। 30 मीटर की गहराई तक गोता लगाने के बाद उनका सामना मछलियों के एक झुंड से हुआ। हालांकि वे साधारण मछलियां थीं, फिर भी वे काफी आक्रामक थीं। जल्द ही पूरा समूह कटी हुई समुद्री शैवाल और मछली के मांस से घिर गया। श्याम, उन चौड़ी पत्तियों वाले समुद्री शैवालों से सावधान रहो, वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। सार्थक, चौड़ी पत्ती वाले समुद्री शैवाल को पूरी तरह से कुचलना होगा। सार्थक ने उस समुद्री शैवाल को तुरंत पहचान लिया। आध्यात्मिक पौधों के संग्रह में यह दर्ज था कि यह जीव नरभक्षी है। रिंकू, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसकी बांह पर एक तेज रोशनी चमकी और 1000 ब्लेड वाला कछुआ प्रकट हो गया। अगले ही पल उसके 1000 ब्लेड तेजी से उड़ने लगे और समुद्री शैवाल को चीरते हुए निकल गए। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। समुद्री शैवाल कटा नहीं। इसके बजाय उसने तुरंत अपनी चौड़ी पत्तियों को एक छड़ी में लपेट लिया, जिससे सार्थक को मिमोसा पौधे की याद आ गई। मिमोसा के विपरीत इन डंडियों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लोहे की छड़ों जैसी दिखने वाली इनकी लुढ़की हुई चौड़ी पत्तियां वास्तव में 1000 ब्लेड टर्टल के तेज ब्लेडों से टकराईं। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों समुद्री शैवाल की डंडियां समुद्र तल से बाहर निकलती हुई तंतुओं की तरह गुस्से से उभर आईं। बेशक अंत में इन समुद्री शैवाल की छड़ियों का पलड़ा भारी नहीं रहा और उनमें से काफी संख्या में छड़ियों को अंततः 1000 ब्लेड वाले कछुए ने काट डाला। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कटे हुए चौड़े पत्ते फिर से खुल गए और समुद्री शैवाल की लंबी बैनर जैसी पट्टियों में बदल गए, जो एक बार फिर सार्थक और उसके समूह की ओर बहने लगी। 1 या 2 पत्तों से निपटना आसान होता है, लेकिन जब सैकड़ों या हजारों चौड़े पत्ते एक साथ आते हैं तो यह चावल के पकौड़े को लपेटने जैसा होता है, जो सार्थक और उसके समूह के क्षेत्र को लगभग तुरंत ही सील कर देता है। रिंकू का चेहरा तुरंत बदल गया। हिलो मत, मुझे करने दो। लगता है हमारे पास उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
तलवारों और लपटों की बौछार। बाहर 1000 ब्लेड वाले कछुए ने अपनी तलवारें चमकाईं, जबकि अंदर रिंकू ने तलवारों की बौछार कर दी, जिससे सभी एक भंवर में खींच गए। बेशक चौड़ी पत्तियों वाली यह बाधा जल्दी ही टूट गई। श्याम, अरे नहीं, इन चौड़ी पत्तियों से कोई अज्ञात पदार्थ निकल रहा है जो जहरीला प्रतीत होता है। समूह जल्दी से सीलबंद क्षेत्र से बाहर निकल आया। विनीता उनके पीछे प्रकट हुई और उसने अपनी आवाज सुनाए, अगर ये समुद्री शैवाल द्वितीय स्तर के मत्स्य पालन क्षेत्र के साधारण समुद्री शैवाल नहीं होते, और अगर तुमने विषफल और चंद्रदर्शन फल नहीं खाए होते, तो तुम अभी लकवाग्रस्त हो गए होते। फिर ये समुद्री शैवाल तुम्हें समुद्र में खींच ले जाते और अंततः तुम्हारा दम घुट जाता। सबकी रूह कांप उठी। उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। उन्हें विनीता की कही बात याद आ गई, अगर ऐसा सच में हुआ तो शुरुआत में ही सब मारे जाएंगे। सार्थक और बाकी सब ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। इसमें कोई हैरानी नहीं कि गहरे समुद्र के जंगल को दूसरे सबसे खतरनाक द्वितीय स्तरीय मछली पकड़ने के क्षेत्र के रूप में माना जाता था। अधिकांश कुशल मछुआरे शायद सतह पर मौजूद समुद्री शैवाल द्वारा निगल लिए जाने से पहले और गहराई में गोता लगाने का मौका भी नहीं पाते। लेकिन इससे सभी के दृष्टिकोण का विस्तार हुआ और उनकी सतर्कता भी बढ़ी। समुद्र तल पर किसी भी प्रकार के जीवन का अस्तित्व नगण्य नहीं है, यहाँ तक कि समुद्री शैवाल और काई जैसे साधारण पौधे भी। बारीक कटी हुई समुद्री शैवाल घटकर केवल नंगी लताएं और सबसे ऊपरी भाग पर गोल भोजन थैली रह गई थी। जी हाँ, इस समुद्री शैवाल में भोजन थैली थी और हर थैली फूली हुई थी। रिंकू ने एक थैली को खोलकर देखा तो वह विभिन्न प्रकार की पची हुई और बिना पची मछलियों और हड्डियों से भरी हुई थी। रचित तुरंत तैरकर आया और समुद्री शैवाल से भरे थैले को बीच से काट दिया, जिससे केवल एक खाली डंडा ही बचा रहा। शांतनु ने छड़ी से डंडे को हल्के से छुआ और दाव से मन ही मन कहा, कम से कम नश्वर स्तर का तो है ही। इसकी कठोरता निम्न श्रेणी की है, लेकिन बहुत कठोर है। उद्धरण चिन्ह। श्याम, सावधान रहो, इन लताओं की चिंता मत करो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और नीचे उतरने लगे। शायद शैवाल की ऊपरी परत ने निचली परतों को आवरण प्रदान किया, इसलिए लगभग 100 मीटर की गहराई पर हमें कोई खतरा नहीं हुआ। बेशक अगर मछलियों को खतरा माना जाए तो ये खतरा नहीं है, मछलियां तो हर जगह हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कुछ आयनहेड मछली, स्वॉर्डफिश और सिंगल लाइन्ड मछली ही थी। अन्य सभी के लिए यहाँ इन साधारण मछलियों की उपस्थिति मात्र स्थानीय पौधों के लिए भोजन की प्रचुर मात्रा प्रदान करती है। लेकिन सभी दाव को भी जानते हैं, चूंकि वे जानते हैं कि यह स्थान खतरनाक है, इसलिए इन मछलियों का यहाँ आना ये दर्शाता है कि उन्हें भी यहाँ लाभ मिल सकता है, ऐसे लाभ जो उन्हें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। जल्द ही समूह को मछलियों के जमावड़े के पीछे का रहस्य पता चल गया। आगे बढ़ने पर लताएं विभिन्न प्रकार के समुद्री सीपियों से ढकी हुई थीं। सीपियों के अलावा वहां कई प्रकार के शंख भी थे। इनमें से कुछ शंख तो विकृत भी थे, जिनके खोल चमकदार थे। रचित ने उनमें से कुछ को उठा भी लिया। सार्थक ने एक चपटी नारंगी लाल मछली को एक बेल से लटके शंख को काटते और खींचते हुए देखा। जैसे ही सार्थक और दूसरी बड़ी अज्ञात वस्तु पास पहुंची, मछली झट से दूर भाग गई। रचित ने प्रसन्नता से कहा, ये जगह 1000 मील लंबी प्रवाल भित्ति से भी अधिक सुंदर लगती है। सार्थक, कोई जगह जितनी खूबसूरत होती है उतने ही ज्यादा खतरे उसमें छिपे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई औरत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही कम भरोसेमंद होती है। क्या कहा आपने? 3 दाव एक के बाद एक चिल्लाए। एक रचित की ओर से, एक विनीता की ओर से और एक श्याम की ओर से। तीनों ने सार्थक को घूर कर देखा। शांतनु ने होंठ चटकाते हुए कहा, अरे इतनी बेबाकी मत बरतो, ठीक है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारी पीट पीट कर जान ले ली जाएगी। सार्थक को यह एहसास हुआ कि उसने इतना बड़ा रहस्य बता दिया है और वह शर्म से लाल हो गया। लगभग 40-50 मीटर नीचे उतरने पर उबड़-खाबड़ चट्टानें दिखाई दी। हालांकि ये चट्टानें पहले से ही समुद्री शैवाल से ढकी हुई थीं और कुछ तो समुद्री एनीमोन से भी ढकी हुई थीं। सार्थक ने लाल और सफेद एनीमोन का एक समूह देखा, जिसका शरीर 10 बड़े तंतुओं में बटा हुआ था, जो आगे अनगिनत छोटे तंतुओं में बटे हुए थे। ये तंतु लहरों के साथ हिल रहे थे और वहां से तैरकर गुजर रही रेस मछलियों का एक समूह तुरंत 3-4 करके उनमें फंस गया। फिर एक तंतु, जिसमें 3-4 रेस मछलियां थीं, उन्हें सीधे एनीमोन के केंद्र में बने एक छेद में धकेलता हुआ दिखाई दिया। रास्ते में समूह ने काले खोल वाले कछुए, लाल धब्बेदार स्क्विड, अपने मुंह पर 2 नुकीले दांतों वाली बड़ी मछली और मेंटिस झींगा को देखा, जो शिकार करने के लिए वूश की आवाज करते हुए बाहर निकला।
बेशक यह महज देखी हुई घटना नहीं थी। मछलियों के एक झुंड ने सार्थक और उसके साथियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शाम की लताओं से छलनी होकर वे सब भाग गए। वे लताओं से डरे हुए लग रहे थे। बैंग! रिनको हवा में उछल गई। जब सबको पता चला कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि यह समुद्री शैवाल में छिपा हुआ एक हरा मेंटिस श्रिम्प था। रिनको ने चिढ़कर कहा, कौन सा पाद? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? इतना कहने के बाद एक चाकू खूश की आवाज के साथ निकला और मेंटिस श्रिम्प को 2 टुकड़ों में काट दिया। आगे बढ़ने पर समूह धनुषाकार पानी के नीचे की चट्टानों से गुजरा और उन्होंने समुद्र तल को क्लैम, स्कैलप, शंख और स्पाइडर केकड़ों के खोलों से ढका हुआ देखा। जी हाँ, इसने पूरे समुद्र तल को एक परत से ढक दिया, लगभग पूरी तरह से रेतीले समुद्र तल को ढक दिया। रचित को कुछ सुंदर सीपियां मिली और उसने उन्हें वापस लेने के इरादे से समुद्र तल पर गिरा दिया। पलक झपकते ही रेत से एक लंबा कीड़ा अचानक बाहर निकला, जिसकी गति मेंटिस श्रिम्प की गति के बराबर थी। रचित इतना चौंक गया कि पलक झपकाते ही वह बच गया, और जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वह एक समुद्री सर्प था, 12वें स्तर का नीला स्केल सर्प। जैसे ही रचित पलक झपकाकर दूर हटा, वह झपटा अपनी तलवार म्यान में डाली और पूरी ताकत से हमला कर नीले स्केल सर्प को 7-8 टुकड़ों में काट डाला। सार्थक, मैंने तुमसे कहा था, सावधान रहना। चट्टानों के बीच की दरारों के पास न जाना ही बेहतर है। चलो आगे चलते हैं, वहां समुद्री विलो के पेड़ हैं जो लकड़ी की मछलियों से भरे हुए हैं। अध्याय 216 व्यापक परिप्रेक्ष्य। इस दुनिया में सार्थक को ये भी नहीं पता कि दांव में वर्षावन है या नहीं, या वे कहाँ स्थित हैं। गहरे समुद्र के जंगल जैसे हरे भरे जंगल ऑक्सीजन के प्राथमिक स्रोत हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो जीव बड़े हो जाते हैं। सार्थक ने पाया कि यहाँ के जीव आमतौर पर अन्य स्थानों के जीवों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और आकार में 1.5 से कई गुना बड़े थे। इस समय समुद्र तल की स्थिति स्पष्ट है। समुद्री शैवाल की बड़ी मात्रा धाराओं के साथ बह रही है, मानो पानी के नीचे एक हरी कालीन बिछी हो। हालांकि ये कालीन खतरों से भरी है। एक तो इस पर बिखरे सैकड़ों हजारों समुद्री अर्चिन भय उत्पन्न करने के लिए काफी हैं। 1000 मीटर दूर अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। सबने बस इतना देखा कि किसी चीज ने गेंद को टक्कर मारी है। वह एक ड्रैगन हेड फिश थी जो 4-5 मीटर लंबी थी, नुकीले दांतों वाली थी और गेंद का पीछा कर रही थी। शांतनु ने आश्चर्य से कहा, अद्भुत! क्या ये खतरनाक नहीं होना चाहिए था? ये ड्रैगन हेड फिश गेंद से क्यों खेल रही है? लेकिन सार्थक ने जिस गोले को देखा वह वास्तविक गोला नहीं था, आंकड़े ये दर्शाते हैं। नाम द पान झांग। परिचय जलमग्न जंगल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ ऑक्टोपस जो अत्यंत बुद्धिमान होता है और जिसकी ऑक्टोपस जैसी आंखें पुतली को विकसित करने की तकनीक में सहायक होती हैं। रैंक 29। गुणवत्ता दुर्लभ। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 581 अंक। उपभोग के प्रभाव लंबे समय तक सेवन करने से मानव शरीर में रक्त की ऊर्जा क्यूइक बढ़ सकती है। संग्रहणीय ऑक्टोपस की आंखें। अवशोषक। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने गोले की असामान्य प्रकृति पर ध्यान दिया। ये वास्तव में एक गोला नहीं था, बल्कि कई चूसने वालों से बना समुद्री सीपियों का एक समूह था। शांतनु के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। एक ऑक्टोपस। बाकियों के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि सार्थक बहुत उत्साहित था। समुद्र में कई बार जाने के बावजूद उसने पहली बार किसी ऑक्टोपस को इस तरह देखा था। श्याम ने सार्थक को पीछे खींचते हुए कहा, और पास मत आओ। ऑक्टोपस में भयानक शक्ति होती है जो स्क्विड या स्क्विड की शक्ति से कहीं अधिक है। सैद्धांतिक रूप से द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में वे बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ठीक इसी कारण से ऑक्टोपस इतने शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हर 100 साल में ऑक्टोपस का शिकार किया जाता है। सार्थक हैरान रह गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस हंट। सार्थक के मन में ऑक्टोपस बुद्धिमान प्राणी थे, लेकिन डरपोक भी थे। वे यहाँ इतने शक्तिशाली प्राणी कैसे बन गए? जब वे बातें कर रहे थे तभी सार्थक ने देखा कि आयरन हेड फिश ने गेंद का एक कोना काट लिया। आयरन हेड फिश ने समुद्र में अपने शरीर को घुमाया, जो मछलियों का शिकार करने का एक सामान्य तरीका है। घूमते हुए उसने अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन इस ड्रैगन हेड फिश को शायद यह एहसास नहीं था कि दूसरी मछली एक गेंद थी। ये भी क्यों नहीं घूम सकती थी? जैसे ही यह घूमी, अचानक इसके 2 बड़े टेंटिकल्स निकले और सीधे ड्रैगन हेड फिश के गलफड़ों में घुस गए। पल भर में दोनों टेंटिकल्स नुकीले कांटों में बदल गए और ड्रैगन हेड फिश के दिमाग के दोनों ओर से बाहर निकल आए। इस दृश्य ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। विनीता ने सहज भाव से कहा, यह एक जाल है।
ये ऑक्टोपस शिकार करने के लिए खुद को चारा बना रहा है। देखने में ये कमजोर लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत इस ड्रैगन हेड फिश को आसानी से 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए काफी है। विनेता के बोलते ही गोला अचानक खुल गया और सीपियों का ढेर बिखर गया। उसी क्षण उसका वास्तविक आकार प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई 3 या 4 मीटर थी। ड्रैगन हेड फिश से लिपटी उसकी सूंडें दूर भाग रही थीं। भागते हुए वह बार बार सार्थक और अन्य लोगों की ओर देख रही थी। इस विशाल ऑक्टोपस को जैसे ही खतरे का आभास हुआ, वैसे ही उसके शरीर का रंग लाल से हरा होने लगा और वह ड्रैगन हेड फिश को समुद्री शैवाल में खींचकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। रचित, ये ऑक्टोपस काफी बुद्धिमान लगता है। रिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, उसने हमें कुछ देर पहले देख लिया था। वह पूरे समय हम पर नजर रख रहा है। हम इन्हें ज्यादा नहीं होने दे सकते। अगर ये एक साथ बहुत सारे आ गए, तो इनसे निपटना स्क्विड या किसी और चीज से निपटने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। श्याम, चलो चलें। ये तो पानी के अंदर के जंगल का सबसे साधारण हिस्सा है। चलिए और गहराई में जाकर देखते हैं। सभी सहमत हो गए, जबकि विनीता ने पीछे से हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, अज्ञानता ही सुख है। ये बच्चे अविश्वसनीय रूप से बहादुर हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे उस समय थे, एक एक करके खतरनाक जगहों पर कदम रखते हुए, जब तक कि समुद्री शैवाल समुद्र की धाराओं की लय के साथ लहरा रहे थे और सार्थक और अन्य लोग उनसे दर्जनों मीटर ऊपर तैर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक हरी भरी लताएं उनके पास से गुजरती गईं। कभी कभी समुद्री अर्चिन नुकीले कांटे फेंकते, लेकिन समूह ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उनसे बचने के लिए थोड़ा ऊपर उठ लिया। कुछ ही देर में समूह को आगे एक बांस का जंगल दिखाई दिया। जी हाँ, यह एक बांस का जंगल है जिसमें हरे बांस के हिस्से समुद्र में सीधे खड़े हैं और सैकड़ों मीटर ऊंचे बांस के खंभों से समय समय पर बांस की पत्तियां गिरती रहती हैं। शांतनु की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बांस है, इतना सारा बांस। सार्थक मन ही मन चिंतित हो गया। ये वही बांस की छड़ियां थीं जिनका इस्तेमाल अमृता ने किया था। वह सोचता था कि बांस की छड़ियां समुद्र तल पर दुर्लभ जीव हैं, लेकिन यहां तो ये बहुत सारी थीं, इतनी ज्यादा कि गिनना मुश्किल था। श्याम ने अपना हाथ बढ़ाया और लताएं झटक कर हट गईं। जैसे ही वह बांस के जंगल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बांस और पेड़ों पर लंबे लंबे कीड़े थे जो बांस और पेड़ों के साथ घुल-मिल गए थे और लताओं पर हमला कर रहे थे। नाम स्टिक कीट। परिचय, ये सहजीवी कीट हैं जो बांस और लकड़ी पर रहते हैं और मछलियों को खाते हैं। मरने के बाद वे समुद्र तल पर गिर जाते हैं और बांस और लकड़ी की प्रजातियों का हिस्सा बन जाते हैं। रैंक 22, गुणवत्ता औसत, आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त 404 अंक। उपभोग के प्रभाव, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसे रसायन शास्त्र के साथ औषधि में प्रयोग किया जा सकता है। संग्रहणीय कोई नहीं। अवशोषक। सब रुक गए। श्याम ने कहा, यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं, चलो इनके चारों ओर से चलते हैं। सार्थक, 1 मिनट रुकिए। सबके सामने सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली और तेजी से फेंक दी। तुरंत ही सार्थक ने एक बांस का अंकुर पकड़ लिया। सभी। सार्थक ने दांव पर अपना कांटा फेंकना जारी रखा, बस खड़े मत रहो। ये प्राकृतिक समुद्री बांस के अंकुर हैं, बेहद स्वादिष्ट। ये आपको सस्पेंडेड आइलैंड पर नहीं मिलेंगे। सभी। रिंकू ने तुरंत अपनी बात रखी और जवाब दिया, नहीं, अब आप मेरे आदर्श हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोच सकते हैं। मैं क्यों नहीं सोच सकता? सार्थक ने दाव से गुनगुनाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि समुद्री जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दाव? रिंकू ने अपना सिर हिलाया। खाओ। सार्थक मुस्कुराया और बोला, ज्यादातर समुद्री जीव रोज खाने के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए जहरीले जीवों को छोड़कर लगभग हर समुद्री जीव को खाया जा सकता है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे तैयार करते हैं। रचित, सार्थक, तुम मोटे पैदा हुए थे। शांतनु ने दाव की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, तुम शियाओ कुआंकुन से कहीं अधिक कुशल हो। भगवान ही जाने, दाव, तुम्हारा वजन अब इतना कम क्यों हो गया है? सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अच्छा खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक हम सलीके से खाते हैं, जो हमारे स्वाद के लिए होता है, तो हमारा वजन कैसे बढ़ सकता है? ये देखते हुए कि अगले महीने तक उन्हें भोजन के लिए सार्थक पर निर्भर रहना होगा, सभी ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें निकाली और समुद्री बांस के अंकुरों को पकड़ना शुरू कर दिया, और तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उन्होंने 1000 पाउंड से अधिक बांस नहीं पकड़ लिए। बांस के जंगल से गुजरने के बाद सार्थक और उसके साथियों को जलीय पौधों से ढके एक पथरीले इलाके को पार करना पड़ा।
जैसे ही वे उस इलाके से गुजरने वाले थे, अचानक कहीं से एक विशाल चाबुक प्रकट हो गया। श्याम के चेहरे के भाव बदल गए। यहाँ घात लगाकर हमला किया जा रहा है। लताएं चाबुक की तरह तेजी से लहराईं और चाबुक पर प्रहार करने लगीं। जब सबको साफ दिखाई देने लगा तो उन्होंने महसूस किया कि यह 10 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशालकाय तंबू था। उसी समय सभी दिशाओं से टेंटेकल्स निकलने लगे। श्याम, यह एक ऑक्टोपस है। श्याम के कुछ कहे बिना भी सबने उसे देख लिया था। 10 मीटर लंबा एक ऑक्टोपस चट्टान से चिपका हुआ था और उसका शरीर और चट्टान दोनों एक ही रंग के हो रहे थे। सार्थक ने उत्तेजित होकर कहा, मोटे, इस पर जरा रहम करो, इसे कुचलो मत। बस इसे मार डालो, अपने साथ ले जाओ और बर्तन में डाल दो। जैसे ही रिंकू ने अपनी तलवार निकाली, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। अगर यह ऑक्टोपस उससे मिलता तो ठीक था, लेकिन अगर यह सार्थक से मिला तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, यह बर्तन में जाकर गिरेगा। हालांकि अचानक ऑक्टोपस की तंतुओं पर आध्यात्मिक प्रकाश छा गया और उसने रिंकू की तलवार को झटककर दूर कर दिया। श्याम, लेवल 30 और उससे ऊपर के सभी लोग सहयोग करें, एजियोर। समुद्र तल से अचानक दर्जनों लताएं उगाईं और एक साथ ऑक्टोपस के तंतुओं को रोक दिया। हालांकि ये लताएं ऑक्टोपस के तंतुओं की तुलना में कहीं कम फुर्तीली थीं। विशालकाय ऑक्टोपस तेजी से लताओं को पार करते हुए सार्थक और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। उसके विशाल चूसने वाले अंग बेहद डरावने लग रहे थे। अब सार्थक की बारी थी। नीले सागर में तैरते ड्रैगन की कई तलवारें ऑक्टोपस की तंतुओं पर तेजी से चलीं। उनकी बर्फीली शक्ति ने मानो उन्हें सुन्न कर दिया था। तभी रचित ने ऑक्टोपस के सिर के पास पहुंचकर उसे चौंका दिया। जब तक विशाल ऑक्टोपस संभला, तलवारें उसके सिर को भेद चुकी थीं। लेकिन क्या ऑक्टोपस एक ही वार से मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इसे किसी दूसरे ग्रह का जीव माना जाता था। तुरंत ही कई तंतुओं ने रचित का गला घोंट दिया, लेकिन रचित टेलीपोर्ट करके वहां से चला गया और अपने पीछे एक क्रिम्सन फ्लेम श्रिम्प छोड़ गया। उनमें से यह एकमात्र अग्नि तत्व से युक्त अनुबंधित आत्मा जीव था। अग्नि तत्व से युक्त झींगा मछली ने विशाल ऑक्टोपस के सिर पर झपट्टा मारा। तभी सभी ने देखा कि ऑक्टोपस का सिर लाल हो गया, संभवतः उसका मस्तिष्क जलकर नष्ट हो गया था। सार्थक ने तुरंत अपनी आवाज सुनाए, अरे अरे अरे, धीरे करो, अंदर से जला मत दो, नहीं तो हम इसे खा कैसे पाएंगे। रचित, विनीता चुपचाप पीछे से ये सब देख रही थी। महान मछुआरे का दुर्भाग्य था कि उसका सामना सार्थक और उसके दल से हो गया। कोई भी साधारण महान मछुआरा शायद आसानी से हार जाता, लेकिन उसका सामना सार्थक और उसके दल से ही हुआ। सार्थक ने अचानक विनीता की ओर देखा और पूछा, शिक्षिका, क्या आपके पास पर्याप्त समुद्री शंख है? अध्याय 217 सैंडवर्म डोमेन। विनीता को अचानक एहसास हुआ कि वह मानो बोझ ढोने वाली बन गई है। जी हाँ, रास्ते में सार्थक और बाकी लोगों ने विशाल ऑक्टोपस, समुद्री अर्चिन, रेड स्नैपर, छोटे लॉबस्टर और कई तरह के स्टारफिश का शिकार किया था और ढेर सारा सामान उस पर लाद दिया था। सार्थक, क्या आपने गौर किया है कि यह जगह असल में उतनी खतरनाक नहीं है जितना आप सोचते हैं? बात बस इतनी है कि यहाँ बहुत सारे जीव छिपे हुए हैं। शांतनु ने संदेह से पूछा, क्या ये वही जगह नहीं है जिसे दूसरी सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है? रचित, ये पहले से ही काफी खतरनाक है। एक साधारण ग्रेट एंगल को यहाँ भेजकर देखिए और देखिए कि उनमें से कितने लोग यहाँ एक अगरबत्ती के बराबर भी टिक पाते हैं। रिंकू, मुझे लगता है कि इसे स्पाइक वाटर्स के बाद चौथे स्थान पर रखा जाना चाहिए। ये सुंदर है और कम खतरनाक है। क्लिक। अचानक सभी के चेहरे सख्त हो गए और लगभग एक साथ वे जमीन पर उतरे और ऊपर की ओर तैरने लगे। उन्होंने पंजों से ढके एक जीव को देखा जो एक कनखजूरे जैसा दिखता था। जहां से वे अभी अभी गुजरे थे वहां से तेजी से गुजरा। उसका 10 मीटर लंबा शरीर पलक झपकते ही रेत में गायब हो गया। रचित का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। घिनौना, मैंने इससे पहले कभी इतना बड़ा कवचधारी सैंडवर्म नहीं देखा। सार्थक ने पलकें झपकाईं। क्या ये सैंडवर्म है? सैंडवर्म ऐसे दिखते हैं। वो गहरा नीला खोल, बिल्कुल चमकदार जैसे शल्क हो, और सैंडवर्म के पैर इतने लंबे क्यों होते हैं? अचानक कुछ याद आने पर सार्थक ने झिझकते हुए दाव से पूछा, क्या यहाँ पाए जाने वाले सैंडवर्म अकेले रहने वाले जीव हैं? दाव, ये शब्द सुनकर सबकी रूह कांप उठी। जी हाँ, क्या सच में यहाँ सिर्फ एक ही विशालकाय सैंडवर्म है? सार्थक के बोलते ही पूरा समुद्र तलमत गया और एक के बाद एक विशालकाय रेतीले कीड़े धरती से बाहर निकलने लगे। इस रेतीले कीड़े का सिर ही इसका मुख है।
जब यह अपना मुख खोलता है तो इसका पूरा सिर खिलते हुए फूल जैसा दिखता है और इसका विशाल काला मुख सार्थक और अन्य लोगों पर झपट्टा मारता है। हे भगवान, तलवारों और भालों की बाढ़, पानी की दीवार। सार्थक ने अपने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया और दाव दाव की जल दीवार ठोस रूप ले ली और रिंकू की तलवारों की बौछार के साथ इसने सीधे एक सैंडवर्म को चीर डाला। हालांकि कुछ दूरी पर स्थित एक सैंडवर्म ने अचानक प्रकाश की एक किरण छोड़ी। उस प्रकाश ने सार्थक द्वारा बनाई गई जल की दीवार को आसानी से भेद दिया। शांतनु को निशाना बनाया गया। उसी क्षण उनकी लंबी छड़ी में एक तीव्र उछाल आया और वे अचानक आगे बढ़े, एक ही प्रहार में आध्यात्मिक प्रकाश को चकनाचूर कर दिया। आसपास का समुद्री जल कांप उठा और सभी ने देखा कि जिस वस्तु का आध्यात्मिक प्रकाश नष्ट हो गया था वह वास्तव में एक दांत था। शांतनु के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। दांतों की आक्रमण शक्ति बहुत मजबूत है, ऐसा लगता है कि यह प्राथमिक स्तर से भी अधिक है। महान एंग्ल क्षेत्र। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। एक साधारण कीड़ा भी प्राथमिक स्तर से आगे निकल गया। महान मछुआरा, क्या ये दायरे पर हमला है? सार्थक, तो चलो जल्दी करो और लड़ते हुए यहां से निकल चलते हैं। क्या हम उनके हमारे पीछे आने का इंतजार करेंगे? वैसे भी हम ये सब खा नहीं सकते। हालांकि इस समय भागने की कोशिश करना व्यर्थ था क्योंकि हजारों रेत के कीड़े जमीन से निकल आए और अंतहीन रूप से फैलते चले गए। सार्थक के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन सभी ने अपनी चाल चली, गेंद पर कब्जा कर लिया। श्रिम्प राइजेस टू हेवन ने उसे अपने वश में कर लिया। उसकी 7 पूंछें उसके पीछे लहराने लगी और उसके सामने 10 नीले सागर में तैरते ड्रैगन की तलवारें प्रकट हुई। उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर सबसे पहले बाहर निकला। रचित और श्याम उनके ठीक पीछे चल रहे थे। सार्थक और रिंकू की तुलना में रक्षात्मक रूप से कम सक्षम ये दोनों लड़कियां बीच में चल रही थीं। शांतनु की हालत सबसे खराब थी। उग्र समुद्र की 7 लहरों से लड़ते हुए वह केवल 2 सैंडवर्म को ही नष्ट कर पाए। हालांकि अलौकिक नुकीले दांतों की घनी श्रृंखला ने बार बार उसकी सुरक्षा को भेद दिया और उसका आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा शरीर 2-3 बार टूट गया। शांतनु अवाक रह गया। नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा। सार्थक ने लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया और साथ ही साथ स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक का प्रयोग करते हुए लगातार सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति करता रहा। सार्थक ने दाव पर चिल्लाते हुए कहा, तुम किस लिए लड़ रहे हो? मैं आगे चलूंगा, शियाओ कुआं कुन पीछे से रक्षा करेगा। तुम जल्दी करो और अपने सुनहरे जल रेशमकीट के साथ आगे बढ़ो। लताओं से घिरे श्याम एक विशालकाय चलते फिरते फूल की तरह लग रहे थे जो बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहे थे। रचित बेहद फुर्तीला था और अदृश्य होने की क्षमता के कारण वह बहुत तेज दौड़ रहा था। केवल शांतनु, जो अदृश्य नहीं हो सकता था और अभी भी लाठी चलाने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, के पास शक्तिशाली हमले थे, लेकिन सैंडवर्म एक सांप की तरह बल को मोड़ सकता था जिससे शांतनु को भारी नुकसान हो रहा था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सार्थक और रिंकू सबसे ज्यादा शांत थे। दोनों तलवारों और धारदार हथियारों से घिरे हुए थे। सार्थक ठीक था, उतना घबराया हुआ नहीं था, लेकिन रिंकू को देखो, उसके कवच से तलवारें और धारदार हथियार निकल आए थे। हजार धारदार कछुआ युद्ध के मैदान में तबाही मचा रहा था, मानो वह चलता फिरता मांस पीसने वाला यंत्र हो। उसने अपने पीछे आने वाले सैंडवर्म्स को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विनीता अविश्वसनीय गति से समूह के पीछे पीछे चल रही थी। पलक झपकते ही एक सैंडवर्म से दूसरे पर छलांग लगा रही थी, मानो आने वाले प्रेतवादित नुकीले दांतों से बेपरवाह हो, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे छू नहीं सकता था। लेकिन इस समय विनीता कुछ हैरान थी। हैरानी की बात यह थी कि सार्थक और बाकी लोग काफी अच्छा सहयोग कर रहे थे। शाम को शांतनु को कुछ हमलों से बचाने का भी समय मिल गया था। 5 लोग एक सीधी रेखा में खड़े थे, मानो कोई लंबा अजगर उथले पानी में तैर रहा हो और जहां भी जाते अपने पीछे टूटी हुई लाशों का ढेर छोड़ जाते हो। हालांकि इस तरह की शक्ति के विस्फोट को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप कुछ ही क्षणों में सार्थक को छोड़कर बाकी सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई। सार्थक केवल दूसरों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकता था। इसके परिणामस्वरूप उनकी गति में भारी गिरावट आए और अधिकाधिक सैंडवर्म उन्हें घेरते चले गए। सार्थक ने स्पिरिट गैदरिंग एरे पर कदम रखा और अपनी पूरी जल नियंत्रण शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि वह स्पिरिट फैंग्स को पूरी तरह से रोक नहीं सका, लेकिन उसने सभी को संभलने का कुछ समय जरूर दे दिया। श्याम, नहीं, यह अभी भी बहुत धीमा है। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। रचित, मछली पकड़ने वाली छड़ी का इस्तेमाल करो।
सार्थक, तुम्हारी दृष्टि सबसे अच्छी है। कांटा डालो और जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और लिटिल व्हाइट मुझे पकड़ लेगी। सार्थक, कैसा बुरा शब्द है। रिंकू ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, ये तो बहुत ज्यादा है। ये सारे सैंडवर्म कहाँ से आ गए? सार्थक ने सिर हिलाया, मछली पकड़ने वाली छड़ी की भूमिका अब स्पष्ट हो गई थी। फिर उसने अपनी लाइन सीधे आगे की ओर फेंकी, जो उसके सामने मौजूद रेत के कीड़ों के चारों ओर सांप की तरह तेजी से घूम रही थी। श्याम और बाकी सबने बारी बारी से अपनी अपनी लाइनें डाली और रचित के निर्देशानुसार हुक फंसा दिए। सार्थक के जोरदार धक्के से ऐसा लग रहा था मानो पूरा समूह पानी के अंदर रोलर कोस्टर पर सवार हो। ब्लेडों से घिरे हुए वे अविश्वसनीय गति से भीड़ के बीच से गुजरे और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ते चले गए। वीणता समूह के पीछे खड़ी थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रचित ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस स्थिति में मछली पकड़ने वाली छड़ी के कार्य का विश्लेषण करने वाला पहला व्यक्ति था। सार्थक में प्रबल सहनशक्ति थी और आध्यात्मिक ऊर्जा के व्यापक उपयोग में वह दूसरों से श्रेष्ठ था। रिंकू के हमले शक्तिशाली थे, जिससे उसे समूह युद्धों में महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। श्याम की समग्र शक्ति स्थिर थी, जिससे वह एक कुशल खिलाड़ी साबित हुआ। शांतनु एक पर एक मुकाबले में कभी कमजोर नहीं था, लेकिन समूह युद्धों में उसकी कमजोरियां स्पष्ट थीं। स्कूल वापस जाकर उन्हें उसके लिए समूह युद्ध कौशल विकसित करने की आवश्यकता थी। कुछ देर बाद जब सार्थक और अन्य लोग सैंडवर्म क्षेत्र से बाहर भागे तो वे सभी लताओं को चबा रहे थे और जोर जोर से हौंफ रहे थे। शांतनु, मैंने तुमसे कहा था, दूसरा सबसे खतरनाक स्थान कोई मजाक नहीं है। अगर तुम विद्युत आघात क्षेत्र में आत्मा छीनने वाली जेलीफिश से छिप सकते हो तो गहरे समुद्र के जंगल में सैंडवर्म के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। साधारण महान मछुआरों के पास बचने का कोई मौका नहीं है। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया। उस परिस्थिति में स्पिरिट गैदरिंग मास्टर और आर्मर मास्टर दोनों ही अपरिहार्य थे। परिस्थितियां बहुत ही कठिन थीं और मृत्यु के निकट अनुभव का दावा वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सार्थक ने दिव्य उपचार कला का प्रयोग करते हुए इसे सब पर छिड़का और फिर धीरे से पूछा, अभी हम कितनी दूर तक तैरे? रचित, 100 मील से भी अधिक। सार्थक ने सिर हिलाया। गहरे समुद्र का जंगल 300 मील तक फैला हुआ है और इसका 1/3 हिस्सा सैंडवर्म से आबाद है, जो वास्तव में खतरनाक है। सार्थक, कुछ देर आराम करो और अपने घावों के ठीक होने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनः प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद ही जाओ। श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, समुद्री विलो का पेड़ कहाँ है? सार्थक ने असहज होकर जवाब दिया, ऐसा लगता है कि ये दूसरी तरफ है। सार्थक मन ही मन सोचने लगा, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैं तो बस तैरने के लिए कम काई वाली जगह ढूंढ रहा था। भला किसे पता था कि यहाँ समुद्री विलो के पेड़ नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह ढेर सारे सैंडवर्म्स दिखाई दिए। जब वे बात कर रहे थे तभी शांतनु दाव ने कहा, क्या आपने ध्यान दिया है कि यहाँ समुद्री शैवाल बहुत कम है और समुद्री शैवाल की लताएं तो और भी कम है? सार्थक ने भी यह बात नोटिस की, इसलिए दाव ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब हम वहां जाएं तो जितना हो सके उतना ऊपर तैरने की कोशिश करना। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। असल में वे खजाने की तलाश में नीचे आए थे, लेकिन खजाने की तलाश करने के बजाय उन्हें कई प्रकार के ऐसे जीव मिले जो कहीं और नहीं पाए जा सकते थे। रिंकू, मैं हॉट पॉट खाना चाहती हूँ। सब लोग अवाक रह गए। इस समय आपका मन गर्मागर्म खाना खाने का कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? रिंकू ने अपने पेट पर हाथ फेरा। दाव ने कहा, वहां नीचे कोई खजाना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई पत्थर ढोने वाला कछुआ बंद हो? रेत का कीड़ा तो खजाना नहीं हो सकता। सार्थक मुस्कुराया। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन अगर आप सैंडवर्म के घोंसले को तोड़कर अंदर घुस गए तो आपको स्पिरिट फ्रूट जरूर मिलेगा। अगर नहीं तो मैं अपनी टोपी खा लूंगा। रचित, अरे नहीं, ऐसा नहीं करते। अगर हम सैंडवर्म के घोंसले में चले गए तो वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, बिल्कुल यही बात है। बातचीत के दौरान उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर दूर धुएं और धूल का एक बादल देखा। उन्होंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था और सोचा कि यह बस इतना ही है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का पानी धीरे धीरे धुंधला होता गया, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। श्याम के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। सावधान रहो, युद्ध की तैयारी करो। अध्याय 218 रे और मकड़ी केकड़ा। जैसे ही समूह शांत हुआ, कुछ और ही घटित हो गया। सभी लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, सचमुच। फिर से। सार्थक, रुको, कुछ तो गड़बड़ है।
उस धुएं और धूल को देखो, ये बहुत बड़ा नहीं है, केवल कुछ दर्जन मीटर के दायरे में है। ये सैंडवर्म नहीं हो सकता। रचित ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाई और सीधे आगे की ओर निशाना साधते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, चलो जाकर देखते हैं। अब जब सभी को मानसिक दृष्टि के बारे में पता चल गया है, तो उन्हें सब कुछ बहुत सुविधाजनक लगता है। अगर उन्हें कुछ देखना हो तो वे बस मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंककर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अचानक रचित का चेहरा अजीब हो गया। ये किस तरह की मछली है जो बर्तन के ढक्कन जैसी दिखती है? सार्थक ने अपने मन में एक बर्तन के ढक्कन की छवि बनाई। एक किरण। श्याम हूं। एक रे मछली। दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में रे मछली कहां से आए? रचित, बर्तन के ढक्कन के अलावा वहां बहुत सारे मकड़ी केकड़े थे, बहुत सारे। शांतनु को राहत महसूस हुई। ये सैंडवर्म से भी आसानी से मारे जा सकते हैं। कौन जाने, शायद हमें ब्लड स्पाइडर सिल्क भी मिल जाए जिसे हम शहर में बेच सकें। ब्लड स्पाइडर सिल्क सस्ता नहीं होता। रचित, आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? शांतनु असमंजस में पड़ गया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी फेंकी और फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, छोड़ो इसे, मुझे लगता है ड्रैगन फ्रेश हॉट पॉट पहले से ही काफी लाभदायक है। खूनी मकड़ी के रेशम को बेचना तो सवाल ही नहीं उठता। सार्थक, तो हमें किस रास्ते जाना चाहिए? रचित, हम और कहाँ जा सकते हैं? जाहिर है, नदी के विपरीत दिशा में। समूह तुरंत ऊपर की ओर तैरने लगा, लेकिन 50 मीटर से भी कम तैरने के बाद उन्हें धब्बेदार समुद्री शैवाल की एक परत दिखाई दी। धब्बेदार समुद्री शैवाल अनगिनत लंबे पतले कीड़ों से ढका हुआ था। श्याम के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अच्छा नहीं है, आत्मा भक्षक कीड़े मकोड़ों, पीछे हट जाओ। जब सार्थक ने अपनी छोटी उंगली से भी छोटे आकार के आत्मा भक्षक कृमि को देखा, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके सामने डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। नाम, आत्मा खाने वाला कीट। विवरण, एक निम्न स्तर का कीड़ा जो धब्बेदार समुद्री शैवाल पर रहता है। छूने पर ये खुद को पिघलाकर मानव शरीर के अंदर घोंसला बना लेता है। रैंक 3, गुणवत्ता दुर्लभ, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 15 बिंदु। उपभोग के प्रभाव, उपभोग के लिए नहीं। अवशोषक। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अपनी निम्न श्रेणी के बावजूद ये चीज पिघल सकती है और यहां तक कि शरीर के अंदर भी समा सकती है। यह विचार इतना भयानक था कि सोचना भी मुश्किल था। सार्थक ने एक बार मकड़ियों के बारे में एक कहानी पढ़ी थी कि वे लोगों के शरीर के अंदर अंडे देती हैं। ये तो बहुत डरावना है। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा शरीर मकड़ी के घोंसले में बदल जाए। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिंकू सबसे तेज दौड़ा और दौड़ते हुए उसने अपनी आवाज प्रसारित की, मैं इस झंझट में पड़ने के बजाय स्पाइडर क्रैब से लड़ना पसंद करूंगा। तो जैसे ही सब लोग ऊपर जाने वाले थे, वे तुरंत नीचे आ गए। लेकिन जब वे नीचे उतरे तो सभी के चेहरे के भाव कुछ खास बेहतर नहीं थे। रिंकू समुद्र तल से 20 मीटर नीचे ही रह गया। नीचे अनगिनत मकड़ी जैसे केकड़े थे। ये मकड़ी जैसे केकड़े सीढ़ी की तरह एक साथ हडल थे और हर जगह अपने पैर बिखेर रहे थे। जिन क्षेत्रों में स्पाइडर केकड़े कम पाए जाते हैं, वहां सचमुच रे मछलियां खूब उछल कूद करती हैं। ये साधारण रे मछलियां नहीं हैं, बल्कि विशाल पैनकेक जैसी दिखने वाली 7 या 8 मीटर लंबी जीव हैं, जिनकी पूंछ उनके शरीर जितनी लंबी होती है। कुल मिलाकर इनकी लंबाई 10 मीटर से भी अधिक होती है। सार्थक ने उधर देखा। नाम, पैन याओ। विवरण, इसके मुंह में एक शक्तिशाली चूषण बल होता है। यह मकड़ी केकड़ों के मोल्टिंग के बाद उनका शिकार करना पसंद करता है। इसमें क्षेत्र की एक मजबूत भावना होती है और इसकी पूंछ के अंत में एक सुई होती है जिसमें एक घातक जहर होता है। रैंक 29, गुणवत्ता दुर्लभ, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 808 अंक। उपभोग के प्रभाव, पूंछ की सुई। अवशोषक। सार्थक ने कहा, रे की पूंछ से डंक मत लगवाओ, ये बहुत जहरीली होती है। शांतनु, अब किरणों की परवाह कौन करता है? मकड़ी जैसे केकड़े तो बहुत ही ज्यादा हैं। वे छोटे छोटे पहाड़ों की तरह ढेर हो गए हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? रचित, कुछ मकड़ी केकड़े नर्म होते हैं। देखो, वो किरणें एक ही बार में आधे केकड़े को खा सकती हैं। श्याम, यह एक स्पाइडर केकड़ा है जो अपनी केंचुली उतार रहा है। स्पाइडर केकड़ों को बड़ा होने के लिए केंचुली उतारनी पड़ती है। कहा जाता है कि स्पाइडर केकड़े अपने जीवन काल में 9 बार केंचुली उतार सकते हैं। हर बार केंचुली उतारने से वे मजबूत होते जाते हैं। हालांकि केंचुली उतारने के दौरान वे सबसे कमजोर भी होते हैं। नई केंचुली अभी सख्त नहीं हुई है, इसलिए चलो जल्दी से चलते हैं। सार्थक कुछ हैरान सा लग रहा था।
वह मकड़ी केकड़ों के केंचुली उतारने के बारे में जानता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उस प्रजाति के नहीं थे जिन्हें वह जानता था। उसके सामने मौजूद ये मकड़ी केकड़े कम से कम 2 मीटर लंबे थे, पूरी तरह से बैंगनी लाल रंग के थे और कांटों से ढके हुए थे। उसने सोचा कि इन्होंने कितनी बार केंचुली उतारी होगी। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ केंचुली उतारने वाले केकड़ों की तुलना में न उतारने वाले केकड़ों की संख्या कहीं अधिक थी। समूह तेजी से तैरने लगा। जिधर भी नजर जाती मकड़ी जैसे केकड़े ही केकड़े थे। कुछ जगहों पर ये केकड़े दर्जनों मीटर ऊंचे ढेर में एक के ऊपर एक जमे हुए थे। सबसे नीचे वाले केकड़े शायद बहुत पहले ही कुचलकर मर गए होंगे। सार्थक ने अपनी आवाज सुनाई, हम सिर्फ नीचे जा सकते हैं, बस उन किरणों से सावधान रहना। जी हाँ, मकड़ी केकड़ों का पहाड़ काफी दूर तक फैला हुआ था, आसानी से 50 मीटर से भी अधिक, शायद 100 मीटर तक भी। सार्थक और उनके समूह के लिए इससे बचना संभव नहीं था और उन्हें कम मकड़ी केकड़ों वाले क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा। वे क्षेत्र किरणों के लिए स्वर्ग समान थे, जो उस समय केकड़ों की केंचुली उतार रहे मकड़ी केकड़ों का शिकार कर रही थी। शांतनु ने सार्थक और रिंकू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम दोनों आगे चलो, मजबूत होना वाकई फर्क डालता है। इस बार मैं वापस आकर और मजबूत होने पर काम करूंगा। रिंकू, मेरी विष प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, सार्थक बाहर है। सार्थक अवाक रह गया, क्या तुम दोनों पागल हो? तुम दोनों को जहर से कम सहनशीलता है, लेकिन तुम ऐसे बात करते हो जैसे मुझे जहर से बहुत ज्यादा सहनशीलता हो। हालांकि सार्थक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरों को ये बताने के लिए पीछे मुड़ गया कि यह संभव है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि रचित और श्याम वहां से जा चुके थे। शांतनु, देखने की जरूरत नहीं, वे दोनों अदृश्य हो गए हैं। क्या तुम भूल गए हो कि शियाओबाई का अनुबंधित आत्मा पशु एक अदृश्य जेलीफिश है? सार्थक ने सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा हैरान था। फिर उसने बगल में देखा और यद्यपि उसे कोई दिखाई नहीं दिया, फिर भी वह अपनी मानसिक अनुभूति से यह महसूस कर सका। श्याम उससे 3 मीटर की दूरी पर बाईं ओर था। सार्थक थोड़ा हैरान था, यह मानसिक बोध वाकई प्रभावशाली था। क्या यह अदृश्य व्यक्ति का भी पता लगा सकता था? उसने तुरंत रचित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति अभी भी पारदर्शी था। सार्थक ने सोचा, क्या रचित की छलावरण क्षमता अधिक मजबूत है या छलावरण करने वाली जेलीफिश की क्षमता कमजोर है? सार्थक ने उनकी अनदेखी की और तेजी से समुद्र तल की ओर तैरने लगा। जैसे ही सार्थक समुद्र तल के पास पहुंचा, शैवाल जैसे शरीर वाली किरण मछलियां उसकी ओर झपट पड़ी। सार्थक ने उसकी और रिंकू दाव की बात अनसुनी कर दी। मुझे एक छड़ी दो। कवच के बक्से की एक चमक के साथ एक छड़ी सार्थक की ओर बढ़ी। सार्थक ने छड़ी को पकड़ लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे समुद्र तल पर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। सार्थक के प्रहार से रे की शक्तिशाली लंबी पूंछ उड़ गई और पानी में गोल गोल घूमने लगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अचानक एक रे मछली सीधी खड़ी हो गई, जिससे उसके पेट पर एक विशाल शिशु के चेहरे जैसा मुंह दिखाई दिया। मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि आसपास का समुद्री जल भी हिल उठा और एक जबरदस्त खिंचाव बल ने सभी को अंदर खींच लिया। सार्थक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और उसने रे के मुंह को भेदने के लिए मायरीड ब्लेड स्टाइल का प्रयोग करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लताओं में फंसा एक मकड़ी केकड़ा रे के बड़े मुंह में ठूंस दिया गया। आकर्षण अचानक रुक गया, जिससे सार्थक लगभग जोर से हंस पड़ा। सार्थक, ले डाओ। श्याओ बाई, आपके हाथ कमाल के हैं। श्याम, जल्दी करो, अभी भी बहुत सारी किरणें बाकी हैं। सार्थक, मुझे पता है। शियाओ कुन, जल्दी करो, तुम सबसे धीमे हो। रिंकू अवाक रह गई। काश मैं तेज होती, लेकिन मेरे पास शांतनु का सुनहरा जल रेशम कीट नहीं है। वो इतनी तेजी से तैरते हैं कि मानो हवा की आवाज आती है, जबकि मेरा आत्मा पशु एक विशाल सीप है और मेरा अनुबंधित आत्मा पशु एक कछुआ है। मैं तेज कैसे हो सकती हूँ? इसी क्षण ऑलराउंडर श्याम ने अपनी चाल चली। बिजली की गति से उसकी लताएं रिंकू के चारों ओर लिप गईं। रे से लड़ने की जिम्मेदारी सार्थक पर थी और वह श्याम के केकड़े बोने की रणनीति में समन्वय कर रहा था। ये यात्रा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही, सैंडवर्म से निपटने की तुलना में कहीं अधिक आसान। इससे पहले कि सभी लोग लंबे समय तक खुशी मना पाते, सैकड़ों रे मछलियां सामने आकर जमा हो गईं, जिससे सभी लोग दंग रह गए। हालांकि शांतनु की आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने कहा, देखो, एक बहुत बड़ी किरण। सार्थक तेजी से आगे बढ़ा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
30 मीटर से भी ज्यादा लंबी वह विशालकाय रे मछली अपनी पूंछ समेत लगभग 60 मीटर लंबी रही होगी, मानो कोई ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान हो। उसकी आंखें फटी रह गईं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आसपास पहाड़ जैसे मकड़ीनुमा केकड़े हैं, सामने एक विशालकाय रे मछली है, ऊपर आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े हैं, पीछे और भी रे मछलियां हैं और वापसी में सैंडवर्म है। यह क्षेत्र है। इस खेल में आपको एक पक्ष चुनना होगा। वापस जाना नामुमकिन है। हम यहीं उनसे लड़ सकते हैं। सैंडवर्म के इलाके से एक और यात्रा, अगर हम बच भी गए तो भी हम बुरी तरह थक जाएंगे। हम नीचे आए और हमें कुछ भी नहीं दिखा। ये ठीक नहीं है। जब सभी लोग बेचैनी से फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक मकड़ी केकड़े से एक विशालकाय केकड़े का पैर निकला। ये पैर कई मीटर लंबा था और इसने अपने एक पंजे से विशालकाय रे मछली को जकड़ लिया। अध्याय 219 पांचवां विचित्र प्राणी। कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकटों के साथ वोट करें। इस समय वे सभी पांचों पूरी तरह से अचंभित थे। सबके पीछे खड़ी विनीता के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। शांतनु, क्या हमने गलत दिशा चुन ली? रचित ने दाव से विलाप करते हुए कहा, काश तुम सब अदृश्य हो सकते। श्याम ने दाव को खाली निगाहों से देखा। ये दोनों बहुत ताकतवर होने चाहिए, है ना? फिर ये द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में क्यों प्रकट हुए? सार्थक हंसते हुए बोला, क्या ये सामान्य नहीं है? किसी भी जाति को आमतौर पर एक राजा की आवश्यकता होती है। इन दोनों को देखो, इनके सिर देखकर साफ पता चलता है कि ये दोनों बड़े सरदार हैं। अभी हमें हिलना नहीं चाहिए, इन्हें लड़ने दो। उम्मीद है कि ये दोनों बुरी तरह घायल हो जाएंगे और हम इसका फायदा उठा सकेंगे। सभी। सार्थक, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? ये दोनों बड़े बड़े आदमी तो लड़ते लड़ते लगभग मर ही चुके हैं। अगर हम इन दोनों को मार देंगे तो हमारे पास खाने के लिए कितने बचेंगे? सभी। रिंकू ने सार्थक को अंगूठा दिखाते हुए कहा, बहुत बढ़िया विचार। विनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सार्थक हमेशा कहता है कि रिंकू पेटू है, लेकिन असली पेटू तो वो है। ये तो सच में इन दो बड़े बड़े आदमियों को ले जाना चाहता है। क्या उसे पता है कि दाव इन्हें अकेले नहीं उठा सकता और इसलिए वो मुझे इन्हें ले जाने के लिए कह रहा है? दरअसल सार्थक के पास पहले से ही दोनों बड़ी कंपनियों के आंकड़ों की स्पष्ट जानकारी थी। इस विचित्र प्रकार की विशालकाय किरण में मूल किरण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य प्राणियों को भस्म करने की क्षमता भी होती है। यह अन्य जीवित प्राणियों का सेवन करके अपने शरीर, आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति को मजबूत कर सकती है। उत्परिवर्तित स्पाइडर केकड़ा भी एक विचित्र प्राणी है, जिसमें सामान्य स्पाइडर केकड़ों की तुलना में एक अतिरिक्त क्षमता होती है, गति और कठोरता। अभी अभी जैसे ही इसके पंजे बाहर निकले, समुद्र के पानी में भी एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लेकिन विशालकाय रे मछली की पूंछ जोर से टकराई, जिससे आसपास के मकड़ी केकड़े और रे मछली चारों ओर बिखर गए। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। विशालकाय रे मछली ने मौके का फायदा उठाते हुए एक केकड़े के पैर को काट डाला और उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। सार्थक ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लड़ने की शक्ति के मामले में विशालकाय रे मछली अभी भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि रूपांतरित मकड़ी केकड़ा अचानक अपने एक पंजे से हमला करेगा और विशालकाय रे मछली की पूंछ तोड़ देगा। सार्थक तुरंत घबरा गया। यह विशाल कछुआ ऐसे ही उड़ सकता है और एक बार बाहर निकल जाने पर हमला भी कर सकता है। और क्या इसे वापस लाया भी जा सकता है? लेकिन सार्थक और उसके साथियों के पास सोचने का समय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि गोलीबारी शुरू हो गई है और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। पहाड़ जैसी मकड़ी केकड़ा संरचना ढह गई और रेस सभी दिशाओं से तेजी से तैरने लगी। अचानक सार्थक और उसके आदमी फंस गए। विनीता अपनी चाल चलने के लिए तैयार थी, लेकिन सार्थक को अचानक एक विचार आया, घबराओ मत, एक सुरंग खोदो और बाहर निकल जाओ। सब लोग हैरान रह गए। गड्ढा खोदना? सार्थक ने तुरंत श्रिम्प राइजेस टू हेवन को बुलाया। एक पौराणिक मेंटिस श्रिम्प होने के नाते अगर उसे बिल खोदना नहीं आता तो सार्थक उसे आसानी से हरा सकता था। झींगा स्वर्ग की ओर बढ़ता है, मेरे लिए एक छेद बना दो। जब श्रिम्प राइज टू हेवन पहली बार प्रकट हुआ तो वह बहुत उत्साहित था। कितने समय से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। लेकिन जब उसने मकड़ी केकड़ों का पहाड़ और विशाल रे मछलियों को देखा तो वह चुप हो गया और तुरंत अपना बिल खोदने लगा। श्रिम्प राइज टू हेवन अविश्वसनीय रूप से तेज गति से खुदाई करता है। पुराने समय में इसने बारूदी सुरंगों की कई परतों को ध्वस्त कर दिया था।
और यह समुद्र तल की कीचड़ भरी जमीन, जो कोई बारूदी सुरंग नहीं है, इसके लिए तो मानो खेल का मैदान है। सार्थक चिल्लाया, जल्दी करो, साथ चलो। सार्थक ने शांतनु को गड्ढे में धकेल दिया। अब श्रिम्प राइज टू हेवन कम से कम बड़ा तो हो गया है। अपने 5-6 मीटर के कद के साथ वह आसानी से एक गड्ढा खोद सकता है और उसमें से 1-2 मोटे लोगों को निकाल सकता है। रिंकू अंदर घुसने ही वाली थी कि सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़कियां पहले जाओ, इतनी जल्दी क्या है। श्याम और रचित ने एक शब्द भी नहीं कहा और जल्दी से गुफा में चले गए। उनके पीछे रिंकू भी चली गई। सार्थक गुफा के प्रवेश द्वार पर रुका रहा, उत्परिवर्तित मकड़ी केकड़े और विशालकाय रे मछली को अनिश्चितता से देखता रहा। उसने एक बार फिर अपने पीछे विनिता की ओर देखा, फिर दांत पीसकर गड्ढे में रेंग कर घुस गया। ये कहना जरूरी है कि श्रिम्प राइज टू हेवन एक बहुत ही बहुमुखी खिलाड़ी है। वह खुदाई कर सकता है, लड़ सकता है, नियंत्रण कर सकता है और यहां तक कि हावी भी हो सकता है। सार्थक बहुत संतुष्ट है। विनिता हैरान रह गई। सार्थक वाकई अनुबंधित आत्मा प्राणी को चुनने में माहिर था। ये किस तरह का मैंटिस श्रिम्प है। इसकी न सिर्फ पूंछ है, बल्कि यह इतनी तेजी से बिल भी खोदता है। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतने समय में ही हम कई 100 मीटर दूर पहुंच चुके होते हैं। अचानक विनिता के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जमीन पर कुछ था। बिना सोचे समझे उसने मकड़ी केकड़ों का एक झुंड छोड़ दिया, जो फटकर एक समूह में बदल गए और तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े। भूमिगत मार्ग में सार्थक, जो पीछे रह गया था, रिंकू और अन्य लोगों से अभी तक नहीं मिल पाया था कि अचानक कीचड़ में कुछ उसके पेट से टकराया। पलक झपकते ही सार्थक तोप के गोले की तरह उड़ गया और जमीन से बाहर निकल आया। मकड़ी जैसे दिखने वाले केकड़ों के झुंड में घुसकर वह खून से लथपथ हो गया। मकड़ी केकड़ों में तुरंत अफरा-तफरी मच गई। आखिर अंदर क्या उड़कर आया। सार्थक पूरी तरह से अचंभित था। मकड़ी जैसे दिखने वाले केकड़ों के एक समूह ने उसे अपने पंजों से जकड़ रखा था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर केवल 3 सेकंड तक ही दबाव झेल पाया और कुचल गया। जैसे ही पंजे उसके शरीर पर कसते गए, सार्थक अचानक मकड़ी जैसे दिखने वाले केकड़ों के झुंड से बाहर निकल आया। इसी आवेश के साथ सार्थक की विनिता से सीधी टक्कर हो गई। विनिता के चेहरे के भाव बदल गए। सार्थक को अपने शरीर से लटके हुए कई मीटर लंबे 4-5 मकड़ी केकड़ों के साथ तैरते हुए देखकर वह तुरंत निश्चिंत हो गई। बाद में मिल लेना, मैं पहले चला जाता हूं। विनिता ने शांतनु और अन्य लोगों की ओर दौड़ते हुए केवल एक वाक्य कहा। सार्थक का चेहरा भी गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ गड़बड़ हो गई है। सार्थक जल्दी से एक छेद खोजने के लिए गया, लेकिन आधे रास्ते तक तैरने के बाद एक विशाल केकड़े का पैर उस पर झपटा। हे भगवान! सार्थक ने अपना शरीर मोड़ा और बड़ी मुश्किल से केकड़े के पैर से बचा। उसे एहसास हुआ कि उसे मकड़ी केकड़े की आंतरिक स्थिरता को बिगाड़ने वाले एक खतरनाक तत्व के रूप में देखा जा रहा है। यहां तक कि उसके सामने मौजूद विशालकाय रे भी चौंक गया। कुछ ही क्षणों में उत्परिवर्तित मकड़ी केकड़े का एक और पैर टूट गया और विशालकाय रे मछली के शरीर पर कई मीटर लंबे 2 बड़े घाव हो गए। सार्थक को इस बात की परवाह नहीं थी कि उत्परिवर्तित मकड़ी केकड़ा उसे समझ सकता है या नहीं, और उसने तुरंत अपनी आवाज भेजी, हमला मत करो, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। उत्परिवर्तित मकड़ी केकड़े को थोड़ा रुकते देख सार्थक ने तुरंत अपने शरीर से मकड़ी केकड़े को झटक दिया और उसके बगल में मौजूद 10 नीले समुद्री तैरते ड्रैगन कृपान ने तुरंत हमला कर दिया। तादा आध्यात्मिक कलाकृति शक्तिशाली है, लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी के स्तर पर निर्भर करती है। सार्थक ये देखकर पूरी तरह से चकित रह गया कि सभी 10 नीले सागर में तैरने वाले ड्रैगन कृपान केकड़े के खोल में फंस गए थे। पुकारो! सार्थक ने तुरंत नियंत्रण हासिल कर लिया। एज्योर सी स्विमिंग ड्रैगन कृपान को वापस बुला लिया और अपनी आवाज फिर से प्रसारित की, भाई, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने गलती की है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उस विकृत मकड़ी केकड़े ने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मुझे 10 बार चाकू मारा, हर वार से मेरा मांस छलनी हो गया। अब कह रहे हो कि तुमने गलती की। तुम दुष्ट बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विकृत मकड़ी केकड़े के 3 पंजे बाहर निकलते देख सार्थक ने तुरंत पूरी गति से हमला किया और विशालकाय रे की ओर बढ़ा। बड़े भाई, मैं तुम्हारा सहयोगी हूं। अरे अपना मुंह मत खोलो, वरना मैं तुम पर बिजली गिरा दूंगा। तुरंत ही नीले समुद्र में तैरते हुए ड्रैगन की तलवार ने फिर से वार किया, जिससे समुद्र में ठंडी रोशनी की दर्जनों चमक पैदा हो गई। पफ पफ पफ! एक पल में दर्जनों चाकू विशालकाय रे मछली के शरीर में घुस गए और उसकी पीठ से बाहर निकल गए। सार्थक की आंखें चमक उठीं।
तुम ही हो। विशालकाय रे को असहनीय दर्द हुआ और उसकी खींच कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर गुस्से में आकर उसने दोबारा खींचना शुरू कर दिया। सार्थक ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं उस दुष्ट केकड़े को भेद न सकूं, लेकिन तुम्हें तो जरूर भेद सकता हूं। नीले समुद्र में तैरते अजगर सेबर ने एक बार फिर विशालकाय रे मछली के शरीर में छेद कर दिया और वह बेतहाशा हिलने लगा। सार्थक ने एक विशाल सील को पटक दिया, जिससे विशालकाय रे मछली जमीन पर गिर गई और समुद्र तल की गाद की लहरें उठने लगीं। सार्थक मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस जलचिन को हिलाकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? 10,000 पाउंड के बल और अपनी पूरी ताकत से किए गए प्रहार से, चाहे तुम पहाड़ ही क्यों न हो, मैं तुम में एक गड्ढा बना सकता हूं। उनके पीछे उत्परिवर्तित मकड़ी केकड़े ने अपने पंजे घुमाए और सार्थक तेजी से धूल में कूद गया और राक्षस को पकड़ने के लिए अपना राक्षस शोधन बर्तन बाहर निकाल लिया। अगले ही पल सार्थक मकड़ी केकड़े के हमलों से बचने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया। अंत में वह गुफा में घुस गया और तेजी से खिसक कर भाग गया। विकृत मकड़ी केकड़ा पूरी तरह से हैरान था। जायंट रे कहाँ है? वह नकली साथी कहाँ है? उन सबको क्या हुआ? सार्थक बेतहाशा आगे भागा। अब से मैं कठोर कवच वाले किसी भी प्राणी से नहीं लड़ूंगा, मैं एक आध्यात्मिक कलाकृति हूँ। हैरानी की बात यह थी कि कवच उसे भेद नहीं पाया। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद जब सार्थक ने देखा कि अनगिनत लताएं एक विशाल अजगर पर झपट्टा मार रही हैं, तब उसे इसका एहसास हुआ। रचित अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो रहा था। उसका खंजर लगातार अजगर के शरीर पर लंबे घाव कर रहा था। रिंकू की तलवारों का तूफान अजगर के चारों ओर घूम रहा था, जिससे एक खड़खड़ाहट की आवाज उत्पन्न हो रही थी। शांतनु खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, लताओं को पकड़े हुए था और भारी सांसें ले रहा था। अध्याय 220, चीजें 3 बार नहीं रुकती। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया वोट करें। सार्थक ने तुरंत अपनी दिव्य उपचार कला का प्रयोग किया और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उदारतापूर्वक उसे बाहर फेंक दिया। सार्थक, ये सब इस हालत में कैसे आ गया? शांतनु ने सार्थक की ओर देखकर मुस्कुराया और दाव को अपनी आवाज सुनाई, यहाँ हर जगह छेद हैं। अगर मैं पहले जाऊंगा तो मैं ही सबसे पहले मरूंगा, है ना? सार्थक अवाक रह गया, ये सोचकर कि शांतनु का शरीर तो उसके जैसा शक्तिशाली नहीं था। अगर बाहर सीधा मुकाबला होता तो क्या होता, ये कहना मुश्किल था। लेकिन कौन जानता था कि इस भूमिगत गुफा के अंदर कोई विशालकाय अजगर छिपा हो। शांतनु को शांत देखकर सार्थक अपनी दोनों तलवारों के साथ आगे बढ़ा। उनकी आंखों में आंकड़ों की एक झलक दिखाई दी, जिससे आश्चर्य का एक संकेत प्रकट हुआ। नाम भूत अजगर। परिचय ड्रैगन को अवशोषित करना। ये सार रक्त का एक उत्परिवर्तित रूप है, जिसके सिर पर एक सींग और शरीर पर तलवार जैसी धारियां होती हैं, और यह अक्सर दुश्मनों को मारने के लिए गला घोंटने की तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें एक ड्रैगन मोती होता है, जिसे सेवन करने पर शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि होती है। रैंक 34, गुणवत्ता विषम, आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त 2328 अंक। उपभोग के प्रभाव जियाओजू। संग्रहणीय वस्तुएं ड्रैगन पल, दानव सींग, अजगर की नस, बाढ़, ड्रैगन पित्ताशय। अवशोषक। सार्थक ने पहली बार इतना कीमती सांप देखा था। वह सिर से पैर तक खजाने से भरा था। अकेले ड्रैगन पल ही इतना कीमती था कि उसके लिए लड़ना भी जायज था, बाकी चीजों की तो बात ही क्या। सार्थक ने तुरंत आगे बढ़कर तलवारों की बौछार कर दी। रिंकू की तलवारों की बौछार के विपरीत, जो कि ब्लेडों का एक अव्यवस्थित ढेर था, सार्थक की तलवारों की बौछार गोलाकार रूप में घूम रही थी। श्याम ने लताओं को हिलाकर भूत सर्प को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह प्राणी इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। दूसरी ओर रिंकू की हालत और भी बदतर थी। अपने मजबूत शरीर और शक्तिशाली हमलों के कारण उसे भूत सर्प का सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। उसे याद नहीं था कि कितनी बार उसे दूर फेंका गया था, और अब उसकी छाती खून से लथपथ थी। इस मोटे आदमी के आमतौर पर चकमा देने और छलांग लगाने के तरीके से धोखा मत खाए, असली लड़ाई में वह एक भयंकर योद्धा है। उसकी खूंखार तलवार 1000 वारों की बौछार करती है, तलवारों और ब्लेडों की बाढ़ लाती है, और साथ ही वह एक विशाल ढाल भी संभाले रहता है। वह आक्रमण और बचाव दोनों में माहिर है। बैंग। रिंकू फिर से उड़ गई। इस बार सार्थक की बारी थी। आध्यात्मिक कलाकृति हाथ में लिए उसने सीधे भूत सर्प के शल्कों को चीर डाला। कुछ ही दूरी पर विनीता चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी और सार्थक के हाथ में मौजूद चाकू को ध्यान से घूर रही थी। रचित अपनी अपार शक्ति के बल पर दानव सर्प के शल्कों को चीरने में सक्षम था।
रिनको असंख्य तलवारें चलाने के बावजूद उतना प्रभावी नहीं रहा। हालांकि उसने दानव सर्प को घावों से क्षत विक्षत कर दिया था, लेकिन वह वास्तव में उसके मूल भाग को क्षति नहीं पहुंचा सका। सार्थक सचमुच एक मांस पीसने वाली मशीन की तरह था, जिसने भूत सर्प की तेज तलवार जैसे शल्कों की एक बड़ी संख्या को सीधे चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए सार्थक ने लिटिल ब्लैक को अंदर जाने दिया और उसे भूत सर्प की जमकर पिटाई करने को कहा, जबकि लिटिल ब्लैक उसके मांस को नोच रहा था। जाहिर है, विनीता की मौजूदगी के कारण सार्थक ने ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, वरना लड़ाई शुरू होने से पहले ही भूत सर्प अपने आप मर जाता, जो एक बड़ी समस्या बन जाती। इसके बावजूद गोस्ट पाइथन अभी भी गुफा में इधर उधर घूम रहा था। उसकी अपार शक्ति रिंकू को उसके पास जाने से रोक रही थी। श्याम, सावधान रहो, ये बेकाबू हो गया है, इसे जल्दी मार डालो। अगले ही क्षण सार्थक ने जैसे ही नीले सागर में तैरते ड्रैगन कृपान से हमला किया, रचित का लालज्वाला झींगा भी भूत सर्प के शरीर में घुस गया। सार्थक ने आग्रह किया, रचित, इसे मत जलाओ। ये चीज सिर से पैर तक अनमोल खजाना है, हमें इसे वापस लाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रचित अवाक रह गया, तुम इसे भी खाना चाहते हो? सार्थक, ऐसा नहीं है कि मैं इसे खाना चाहता हूँ। इस तरह के अजगर की नस्ल वाकई अनोखी है, इसके एक सींग से ही पता चलता है। इसके अलावा सांपों का पित्ताशय बेहद पौष्टिक होता है, अगर यह जला हुआ हो तो भला इसे कैसे खाया जा सकता है? रचित ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर भी तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा। उसने क्रिम्सन फ्लेम श्रिम्प को वापस बुलाया, जिससे अंततः सार्थक मान गया। उसने मन ही मन सोचा, मेरा छोटा काला वाला अभी भी अंदर है, अगर तुम उसे जला दो तो क्या होगा? इस समय सार्थक ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। चूंकि रचित ने कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए अब उसे खुद ही कदम उठाना था। सार्थक ने तलवार का एक तख्ता पकड़ा और प्रेत सर्प पर झपट पड़ा। सिसल। सार्थक ने अजगर के शरीर से एक एक करके शल्क के टुकड़े नोच डाले, जिससे अजगर दर्द से तड़पने लगा और गुफा में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। सार्थक ने ताना मारते हुए कहा, मैंने तो ड्रैगन ईल को भी हरा दिया है, मैं तुम्हें कैसे नहीं हरा सकता? ड्रैगन ईल की अति शक्तिशाली शक्ति के बिना मुझे हराने के बारे में सोचना भी मत। सार्थक एक एक करके शल्क उतारता गया, मानो उसे अपने हाथों में लगे कट की कोई परवाह ही न हो। वह केवल 30वें स्तर का था, यह इतना गंभीर नहीं था कि उसे कोई बड़ी चोट लगे। दर्जनों शल्क उतारने के बाद सार्थक जैसे ही नीले समुद्र में तैरते अजगर सेबर ने हलचल मचाई, भूतिया अजगर की आभा काफी कम हो गई। इस समय रिंकू ने दानव अजगर के सिर पर ध्यान केंद्रित किया और तब तक वार करता रहा, जिससे एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई, जब तक कि उसने उसकी एक आंख बाहर नहीं निकाल दी। रचित अवाक रह गया, मोटे, तुम्हें सांप के सबसे संवेदनशील अंग पर वार करना होगा। सिर पर निशाना लगाने का क्या फायदा? रचित ने अपनी तलवार ठीक उसी जगह पर घुसा दी जहां दोनों खंजर एक दूसरे को काट रहे थे। तभी उस भयानक अजगर के शल्क ऊपर उठे और तभी रचित ने अनिच्छा से हार मान ली। लेकिन अब श्याम ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और भूत अजगर के शरीर से लताएं उगाईं, जिससे वह प्राणी दर्द से कराहते हुए खुद को और आकाश को छटपटाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वह दानव अजगर आखिरकार अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और सभी इतने थक चुके थे कि उन्होंने लताओं को गले लगा लिया और सांस लेने के लिए हौंफने लगे। विनीता तेजी से आगे बढ़ी, भीड़ पर एक नजर डाली और हाथ के इशारे से भूत सर्प को अंदर ले गई। सिर घुमाते हुए विनीता ने कहा, यह मेरा दूसरा प्रयास है। आप सभी शांतनु की कमजोरी जानते हैं, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर मैंने कदम नहीं उठाया होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जैसा कि कहावत है, कोई भी घटना 3 बार से ज्यादा नहीं होती। जब मैं अपना तीसरा कदम उठाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रशिक्षण तुरंत समाप्त हो जाएगा। सभी शर्मिंदा दिख रहे थे। रिंकू अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए शांतनु के बगल में बैठ गया। अगली बार मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। शांतनु मुस्कुराया और बोला, वो बदमाश मुझे मारना चाहता है? बिल्कुल नहीं। अगर यह सब अचानक न हुआ होता तो मैं उसे अब तक मार गिराता। रचित, मछलियों के बारे में शेखी बघारना बंद करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सार्थक, गुरुजी, क्या अजगर का पित्ताशय शांतनु के लिए उपयोगी होगा? क्या हमें उसे खोदकर शांतनु को खाने के लिए दे देना चाहिए? विनीता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह उपयोगी तो है, लेकिन इस भूत अजगर का सबसे उपयोगी हिस्सा इसका पित्ताशय नहीं, बल्कि इसका ड्रैगन मोती है। उस ड्रैगन मोती में शारीरिक शक्ति बढ़ाने का गुण है। क्या आप वाकई इसे सीधे शांतनु को देना चाहती हैं? श्याम, ये लीजिए।
रचित, ठीक है, उसे दे दो। देखो वो कितना कमजोर है। अगली बार जब कुछ होगा तो वो हारने वाला पहला व्यक्ति नहीं होगा। रिंकू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास ढाल है, मुझे डर नहीं है। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सभी को एकजुट देखकर विनीता का चेहरा नर्म पड़ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक चमकीला हरा मोती प्रकट हो गया। विनीता, ड्रैगन पल में ड्रैगन की थोड़ी सी अंश है। वंश, इसे खाने के 1 घंटे के भीतर ही आपका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगेगा। शुक्र है कि यह भयानक अजगर 40वें स्तर का नहीं था, वरना आप इसे खा ही नहीं पाते, आप फट जाते। शांतनु ने ड्रैगन मोती स्वीकार किया और क्षमा मांगते हुए कहा, आप सभी का धन्यवाद। रिंकू ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, हम भाई हैं, धन्यवाद की